मार्केट के अंदर सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। कल हमने ऑल टाइम हाई भी लगा दिया और एक बार नहीं बल्कि 2 बार लगाया और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी भी 48,000 के ऊपर बंद हो रहा है। ये सीरीज़ को शुरू हुए कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। आपने इस सीरीज़ की जो शुरुआत एंड किया था वो 28 मार्च को किया था। उसके बाद आप अब ट्रेडिंग डेज के हिसाब से देखें तो अभी हम सिर्फ 5 अप्रैल पे आए हैं। आज का दिन तो ट्रेड ही नहीं हुआ, 4 तारीख, उसमें एक दिन की छुट्टी भी थी। तो आप देख रहे हैं बहुत स्पीड से मार्केट ने टर्न अराउंड कर दिया अपने आप को, और न केवल टर्न अराउंड किया बल्कि अपना लोहा भी मनवाया। ग्लोबल मार्केट्स पिछले 3 दिन से कमज़ोर हैं। 2 दिन ऐसा हुआ है कि मार्केट ने ग्लोबल मार्केट्स के वीक होने के बावजूद भी ऑल टाइम हाई टेस्ट किया है और बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं हटा। उसने भी HDFC का सहारा लेके 48,000 के लेवल पर कल क्लोज किया है। आज फिर से वही ग्लोबल मार्केट आपको 78 पॉइंट की गिरावट दिखा रहे हैं। कल भी ऐसे ही कुछ था। क्या आज मार्केट फिर से इसको छोड़ देगा? आज मार्केट RBI की पॉलिसी पे कुछ इम्पैक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा? क्योंकि पॉलिसी का पोल तो ये कहता है कि किसी तरह का दरों में कोई बदलाव नहीं आएगा, बट कमेंट्री इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे होंगे। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब हम आपके सामने रखेंगे। FIs का डाटा क्या कह रहा है, इंस्टीट्यूशनल ने कल क्या काम किया, कल 90,000 करोड़ रुपए का नंबर कहां से आ गया इंडेक्स ऑप्शंस में, ये सब चीज़ें आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखेंगे। मैं और मेरे दोनों सहयोगी पूजा त्रिपाठी और साथ ही सृष्टि शर्मा हमारे साथ बने रहेंगे। अगले 2.5 घंटे मेहमानों के पूरा जमघट लगाएंगे आपके सामने। और ना केवल आज मार्केट का एनालिसिस होगा बल्कि आज तो हम पॉलिसी की भी महा कवरेज शुरू करेंगे। 9:45 से हमारी पॉलिसी की कवरेज भी शुरू हो जाएगी और उसमें हमने पूरा एक बड़ा पैनल आपके लिए रखा है ताकि एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा जा सके। हो सकता है हमसे वो पॉइंट अगर मिस हो जाए तो हमारे मेहमान उसको अच्छे से नोटिस करके आपको बता देते हैं। पहले मैं आपको हमेशा की तरह 3-4 ट्रिगर्स भी दिखा देता हूँ। ये पूरा वो पैनल है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि ये महान गेस्ट हमारे साथ रहेंगे और इन सभी से हम कुछ ना कुछ गेन जरूर करेंगे। एक बार जरा लेके आइए विंडो। उस विंडो के अंदर आपको 4 ट्रिगर दिखेंगे। पहला ट्रिगर ग्लोबल मार्केट्स। मैं 3 दिन से यही बात पढ़ रहा हूँ कि दाव में टूट है, दाव में टूट है, दाव में टूट है, और आज भी मैं यही पढ़ रहा हूँ कि 530 पॉइंट की भारी भरकम टूट है। क्या भारतीय बाजार 22,300-400 वाली रेंज को ब्रेक करने की कैपेसिटी रखते हैं? ये तो थोड़ा डाटा के हिसाब से पता लगेगा, और अभी तक तो मैं बोलूँगा कि ऐसा कुछ नहीं दिख रहा दूर दूर तक। ब्रेंट क्रूड 91 आ गया, ये दबे पाँव 90 से ऊपर पहुंच गया है। अगर ये थोड़ा और बढ़ता है तो फिर एक चिंता की बात हो सकती है, शायद आपको पॉज लेना पड़े और हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग करानी पड़े। इसके अलावा और कोई जैसे कोई दिक्कत नहीं है। इसके जो नेगेटिव है 2 हमने लिख दिए। एक तो टायर पेंट वाली कंपनीज के लिए नेगेटिव होता है, OMCs के लिए नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव भी मैं बता देता हूँ, रिफाइनर्स के लिए पॉजिटिव भी होता है। ब्याज दरों पे RBI का फैसला क्या आता है, पॉलिसी का रुख हम आपके सामने रखेंगे। पोल हमने अपनी स्पेशल बनवा रखा है। हालांकि उस पोल से आप ज़्यादा रीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो एक तरफा हैं, लेकिन कमेंट्री के अंदर जो रीडिंग्स लाइंस होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हमारे लिए अच्छी बात यह है कि आज पूजा त्रिपाठी हमारे साथ ओपनिंग के शो में ही है, तो इसलिए उनका ओपनिंग के शो में बैठे रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको बहुत अच्छे से बैंकिंग को फाइन ट्यून करके बताती हैं। बजाज फाइनेंस, बंधन, आवास फाइनेंशियर्स के अच्छे Q4 के अपडेट आए हैं। ध्यान रखिए, कई बार क्वार्टरली नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस Q4 अपडेट्स के होते हैं, और वो आप रिएक्शन भी देख पा रहे हैं अलग अलग स्टॉक्स में, स्पेशली कैश स्टॉक्स में। तो इसका एनालिसिस आज भी हम आपके सामने रखेंगे। तो ये 4 अहम ट्रिगर हो गए जो हमने आपके सामने रखे हैं। एक काम करें, सृष्टि से ही कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। और सृष्टि, पूजा से शायद ये जानने की ग्लोबल मार्केट के संकेत क्या, फिर धीरे धीरे करके डोमेस्टिक आंकड़े हम भी आपके सामने रखेंगे। सृष्टि जी बिल्कुल। पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कई सारी हलचल है, और पूजा कल हमने देखा कि US बाजार, जब हम भारतीय बाजारों में कारोबार कर रहे थे तब डाउ जोन्स फ्यूचर्स हरे निशान में थे। शुरुआत भी करीब 250 अंकों की तेजी के साथ हुई, पर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से पलटते हुए नजर आए US के बाजार? करीब 500 अंकों की गिरावट, और साथ ही कमोडिटी से जुड़ा भी अपडेट बताइए। बिल्कुल, कल हमने देखा डाउ जोन्स 530 अंक टूटा और मार्च 2023 के बाद सबसे खराब इंट्राडे सत्र अगर कहेंगे तो कल डाउ जोन्स में देखने को मिला है। हालांकि कल अमेरिकी बाजारों में भी काफ़ी उठापटक थी, इंट्राडे हाइज भी टेस्ट किए तमाम तीनों ही इंडाइसेस ने, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से गिरावट भी आई। करीब 2-2% टूट चुके थे और डाउ जोन्स में ऊपरी स्तरों से 862 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स ये कह के भी चल रहे हैं कि मुनाफा वसूली हावी, क्योंकि मार्च में ब्याज दरों की उम्मीद को ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद को लेकर इतना ज़्यादा तेजी आ चुकी थी
कि अब कुछ भी ट्रिगर मिलता है तो यहाँ पर दबाव देखने को मिलता है। और इस बीच एक के बाद एक जिस तरीके से फेड ऑफिशियल्स के बयान निकल कर आ रहे हैं, जॉब रिपोर्ट्स आ रहे हैं, महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं जो कि अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं, और इसके बाद फेड ऑफिशियल्स एक के बाद एक ये कह रहे हैं कि अभी फिलहाल वो ब्याज दरों में कटौती की जल्दबाजी नहीं करेंगे। कल फेड प्रेसिडेंट नील कश्करी का भी इसी तरीके का बयान था और उनका कहना था कि जब तक महंगाई लक्ष्य के ऊपर है तब तक सेंट्रल बैंक को ब्याज दरों में कटौती का निर्णय नहीं लेना चाहिए, और ये खुद फेड चेयरमैन जेरेम पावेल का भी कहना था। तो ये कुछ बयान जो आ रहे हैं उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अब लगातार जितनी तेजी आई थी मार्च में, अब अप्रैल की शुरुआत में ये बिकवाली भी हावी है और इस वजह से हम गिरावट देख रहे हैं। यूरोप के बाजार से भी संकेत ठीक ठाक ही हैं। एक जो दिक्कत वाली बात है, हालांकि डाउ जोन्स तो पिछले लगातार 4 दिनों से टूट रहा है, लेकिन जैसा कि हम अभी डिम्पी भी बता रहे थे कि उसका असर भारतीय बाजारों पर इतना नहीं पड़ा। एक जो दिक्कत वाली बात है वो है कच्चा तेल। ये इम्पैक्ट डाल रहा है और आगे आने वाले समय में डाल सकता है। हम देखेंगे कि किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अलग ही टेंशन चल रही है। ईरान इजराइल के बीच मिडिल ईस्ट में टेंशन हावी है, सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई है और काफ़ी सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में लगातार तेज़ी बनी हुई है। 20 अक्टूबर के बाद के लेवल्स आए हैं और अपने उच्चतम स्तर पर आ चुका है, $90 के पार निकल चुका है कच्चा तेल, जो कि भारतीय बाजारों के लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स अगर देखेंगे तो अपनी अपनी जगह स्टेबल हैं। बॉन्ड यील्ड स्टेबल है 4.3 पर, डॉलर इंडेक्स भी 104 पर स्टेबल है। सोना रिकॉर्ड लेवल्स दिखाया था लेकिन उसके बाद वो भी कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर दुनिया भर के बाजार भी देखेंगे तो वो इतना ज़्यादा चल चुके थे कि मुनाफा वसूली इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हावी है। तो भारतीय बाजारों के लिए संकेत उस हिसाब से ठीक ठाक ही है, लेकिन कच्चा तेल एक दिक्कत वाली बात है और उसका आगे हम एनालिसिस करेंगे कि भारतीय बाजारों पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन चलिए अब कुछ डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी समझ लेते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे कि एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े कैसे निकल कर आ रहे हैं और एफआईएस की जो होल्डिंग है उससे कैसे संकेत मिल रहे हैं। डिम्पी बताइए, हमने कल देखा कि एफआईआईएस की तरफ से बिकवाली हुई, कल डीआईएस ने भी बिकवाली करके गए, लेकिन ऑप्शन में काफी बड़ा आंकड़ा था एफआईआईएस का खरीदारी करने का 90,000 करोड़ से ज्यादा का। इसको कैसे एनालिसिस करें और कैसी नजर आ रही है आज के लिए एफआई होल्डिंग? देखिए, दो हिस्सों में बता देता हूँ एफआईएस के बारे में। पहला तो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस को हम एलएसआर कहते हैं, लॉन्ग शॉर्ट रेशो। एक्चुअली वो क्या है, तो वो अगर आप पोजीशन देखेंगे तो किसी तरह का कोई मेजर बदलाव नहीं है। डीआईएस 44%, एफआईएस 44%, रिटेल 54%। इनकी होल्डिंग इस तरह से है, यानी कि 44% वो लॉन्ग है, रिमेनिंग पार्ट शॉर्ट है, 54% रिटेल लॉन्ग है, रिमेनिंग पार्ट शॉर्ट है। इस तरह से है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ठीक इवेंट से पहले और इलेक्शंस के फेज से पहले 19 तारीख को पहला वोटिंग है, उससे पहले आप देख पा रहे हैं कि आराम से बाजार ने अपने आप को प्लेस किया हुआ है। क्या पिछले 10 दिनों में एफआईएस की होल्डिंग के अंदर कोई मेजर बदलाव हुआ है? नहीं। क्या पिछले 10 दिनों में बाजार के अंदर कोई बदलाव हुआ है? हाँ। तो एफआईएस के मेजर होल्डिंग के चेंजेस के बिना भी मार्केट के अंदर मेजर बदलाव हुए और मार्केट ने ऑल टाइम हाई को टेस्ट भी किया। ना केवल ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया बल्कि बैंक निफ्टी को भी 48,000 लेके आने में कैपेसिटी रखते हैं। तो एफआईएस कर क्या रहे हैं फिर? एक्चुअली एफआईएस क्या कर रहे हैं कि धीरे 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 करके वो अपने माल को पोजीशंस को ले रहे हैं, लेकिन वो हेज के साथ ले रहे हैं। अगर ये हेज नहीं होता ना तो आपको परसेंटेज बढ़ती हुई दिखती है। हेज हो रहा है इसलिए नेट में परसेंटेज नहीं बढ़ रही है बल्कि धीरे धीरे करके पोजीशनिंग हो रही है। और कल का आंकड़ा पहली बार ऐसा था जब सभी नंबर्स नेगेटिव थे, सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर 90,000 करोड़ रुपए का आया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जंक्शन पे पहुंचने के बाद, जैसे 48,000 आप आ गए, अब 22,500 आ गए, 500 550 की रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत हाथ बदलाव हुआ है। ये एक दूसरे की तरफ से चर्निंग हुई है, इसलिए सभी नंबर्स आप नेगेटिव देख पा रहे हो, लेकिन हेज बरकरार है। फिर कल ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी थी तो इसलिए वो भी था, तो 90,000 करोड़ का नंबर इसलिए भी आपको आता हुआ दिख रहा है, बड़ा नंबर है। और मैं बोलूँगा जब जब इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर 90,000 करोड़ की बाइंग आए तो आप समझ लेना बाजार का बेस बना हुआ है। आई रिपीट, मैंने बाजार में तेजी का वर्ड नहीं बोल रहा, बाजार का बेस बना हुआ है। बाजार अपने बेस को डिस्टर्ब नहीं करेगा जब जब इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर पॉजिटिव रहेगा। अगर एक कैश भी पॉजिटिव आ जाता तो मैं बोलता कि फिर तो आपको चिंता करने की बात ही नहीं है, उल्टा 78 पॉइंट को डिप को इस्तेमाल करो और भर भर के ले लो माल आप। और जो हमने कल परसों में भी आपका कॉन्फिडेंस को हाई रखा था, खैर मैं अभी भी ये कॉन्फिडेंस को हाई रखता हूँ, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दूं कि हम ऑलरेडी रेजिस्टेंस के एरिया में उतरे हुए हैं। 48,000 एक अचीवमेंट, एक माइलस्टोन है जहां पर हम खड़े हो गए हैं। 22,500 550 एक माइलस्टोन है जहां पर हम खड़े हो गए हैं।
इवेंट है, इवेंट से पहले एफआईएस ने थोड़ा सा हल्का किया हुआ है अपने आप को और 90,000 करोड़ का हेज के साइन आपको दे दिए, तो इसलिए आप शांति रखो। आज मेरे को लगता है कि बाजार थोड़ा साइडवेज रखेगा, शेक ज़रूर करेगा बिकॉज ऑफ पॉलिसी इम्पैक्ट, अदरवाइज वैसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं लेके आएगा इन द टर्म्स ऑफ अ सपोर्ट और इन द टर्म्स ऑफ अ रेजिस्टेंस। आज बाजार का डाइजेशन का दिन है, वो आप शेक करके डाइजेस्ट करेगा, ऐसा कुछ एफआईएस के नंबर से लग रहा है। ओके तो आज एक बड़ा इवेंट है जिसको लेकर रहेगी नज़र इंडेक्स लेवल पे। पर डिम्पी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बाजार शेक कर सकता है और दूसरी साइड एक बेस बना हुआ है, तो ऐसे माहौल में और इस तरह का किस तरीके का डेटा बिल्डअप हो रहा है और क्या बेस जो है कौन से लेवल पे बाजार बेस बनाता हुआ आज दिख सकता है और इस शेक में कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान रखें? देखिए सृष्टि, आप कल कार्यक्रम में नहीं थे, कल हमने एक बात और रखी थी कि आप पोजीशंस को बनाए रखो और आपकी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आप सिस्टम के अंदर बने रखो। अगर फिर भी किसी को मौका मिलता है तो 22,300 के आसपास आके खरीदारी करना। आपको कल यकीन नहीं होगा, अगर आपने कल मार्केट देखा होगा या फिर आज सुबह भी आपने आके देखा होगा सृष्टि, तो आप देखोगे कल हाई बनाने के बाद निफ्टी नीचे गया और 22,303 का ही लो बना के वापस फिर से ऊपर आके डेज हाई पे क्लोज किया। इसको कहते हैं लेवल्स और लेवल्स की इंपॉर्टेंस और इसको कहते हैं डिसिप्लिन्ड मार्केट। मैं कई बार बता चुका हूँ, मेरे को इससे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड मार्केट मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। ये सारे लेवल्स को उतना ही रिस्पेक्ट करता जितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उतना ही डाटा के हिसाब से चलता है। या तो हमारा एनालिसिस बेहतर हो गया या तो मार्केट का डिसिप्लिन बहुत बेहतर है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ तो हो गई है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आज बाजार के अंदर अगर गिरावट आती भी है, हालांकि मैं को इस गिरावट में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं है क्योंकि मेरे टारगेट ऑलरेडी अचीव्ड हैं। हमने 22,550 के टारगेट दिए थे, वो ऑलरेडी अचीव थे। कल हमने बैंक निफ्टी आपको 48,000 बताया, ऑलरेडी अचीव्ड है वो हमारा। लेकिन फिर भी हम भी एक आदमी की तरह हैं और हमें भी डिप, बाइंग ऑन डिप चाहिए, क्योंकि बाइंग ऑन डिप्स तो आप सुनते सुनते थक भी गए होंगे, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और 10 में से 7-8 बार हमने बाइंग ऑन डिप्स को प्रूव होते हुए देखा है। आज का दिन अगर मार्केट को एक गैप दे दे तो जो बेस एरिया जिसके बारे में भी आप मेरे से पूछ रहे हैं वो हमने 100 नॉच से ऊपर कर दिया। पहले 22,200 का हुआ करता था, 22,300 रखो आप, क्योंकि कल का जो पैनिक लो था 22,303 का लो था, अब उसको ब्रेक नहीं करेगा जल्दी जल्दी। तो 22,300-400 रेंज आपके लिए भरने की रेंज होगी अगर गैप डाउन आपको मिलता है तो। आप 22,300 का स्टॉप लॉस लगा लेना, इवेंट है इसलिए आपको स्टॉप लॉस दिलवा रहा हूँ, और आपका फिर से टारगेट 22,550 22,650 हो जाएगा। आई रिपीट, जिनके पास पोजीशन है वो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम करें ही करें, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी 22,300 का ही होना चाहिए। 400 का रखना चाहो बॉस आप 400 का भी रख सकते हो, आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन जो नए लोग आना चाहते हैं मार्केट के अंदर, उनको इस डिप का इस्तेमाल करना चाहिए, तब तक इस्तेमाल करना चाहिए जब तक वो 22,300 को ब्रेक नहीं करता। अगर वो ब्रेक कर दे फिर रुक जाना, फिर अभी मत जल्दी से उतरना। तो 22,300 का स्टॉप लगाओ, 22,550 650 का टारगेट लगाओ और पोजीशन ज़्यादा मत बढ़ाना, जितनी है उतनी रखो। 20% ज़्यादा इंडेक्स में पोजीशन नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बात हुई लॉन्ग पोजीशन वालों की या फिर जिनकी होल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर जिनको शॉर्ट करना है डिम्पी, वो क्या करें और नए शॉर्ट बनाने वाले क्या करें? देखिए पूजा, हमने शॉर्ट्स के लिए लगातार मना किया। आप भी सुबह हमारा 7-7:30 बजे फोनर लेते हैं तो हम उसमें क्लियरली मना करते हैं कि शॉर्ट्स आप मत करो। वजह उसकी बहुत साफ है, मार्केट एक फ्यूरियस बुल रन के अंदर है। अगर आपको शॉर्ट करना ही है तो आप बाइंग ऑन डिप कर लो ना, आपको चेंज ही तो करना है, आपको पैसा ही तो आना चाहिए ना। नोट के ऊपर छप के नहीं आएगा कि आपने शॉर्टिंग से कमाया कि आपने लॉन्ग से कमाया है। नोट के ऊपर तो नोट ही जाएगा एज इट इज जैसे आता है वो। तो आपके पास इसमें कोई बदलाव नहीं करनी चाहिए रणनीति के अंदर। आपको बाइंग ऑन डिप्स ही रखें, अभी शॉर्ट करने का ना ही मूड है ना ही माहौल है मार्केट के अंदर, और मार्केट एक बड़े लेवल्स के लिए तैयार हो रहा है, रिमेंबर इट। ये लेकिन बस एक रेंज पार कर जाए, जैसे 650 वाली रेंज पार कर जाए, ट्रस्ट में आप 23,000 में बहुत जल्दी देख लोगे बाजार के अंदर। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा शॉर्ट करने से बचें। एक और चीज़, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी तो रोज ही गुम हो रही है ना, क्योंकि आप गैप डाउन ही कर देते हो। तो जब गैप डाउन होता है तो फिर शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी भी गुम हो जाती है। आज भी यही प्रॉब्लम है, आप हो रेजिस्टेंस पे, आपको एथिकली शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन करें क्या? 78 पॉइंट अगर आप नीचे खोलोगे तो शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी कहाँ से बचेंगी? फिर 22,300 का सपोर्ट आ जाएगा आपके पास। तो इसलिए शॉर्ट ना करें, शॉर्ट से ज़्यादा पैसा बनेगा भी नहीं आपका। हाँ, बाइंग ऑन डिप्स कर सकते हैं 22,300 के आसपास आके। ठीक है, बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति आज भी अपनाएं। 22,300 के आसपास अगर मिले तो आप ये रणनीति अपना सकते हैं, शॉर्ट से बचें। पर डिम्पी, बैंक निफ्टी में क्या होनी चाहिए रणनीति? आज काफ़ी एक्शन की उम्मीद है और कल भी हमने देखा था कि HDFC बैंक ने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया था, पर आज पूरे इंडेक्स को लेकर अगर लॉन्ग करना हो तो कौन से लेवल पे ध्यान रखना चाहिए?
देखिए, मैं एक चीज़ ना और नोटिस कराता हूँ, मेरे से थोड़ा मिस हो गई है, वही है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट ना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बैंक निफ्टी और कल निफ्टी के अंदर, दोनों के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है। आप किसी चीज़ को पनिशमेंट से कितना ठीक करोगे? एक ना एक तो उसका आपको मोरल बूस्ट करना ही पड़ेगा ना। जैसे मान लो आपने गलती की, तो मैंने आपको पनिशमेंट दे दी, आपकी गलती सुधर गई, लेकिन बार बार मैं आपकी पनिशमेंट दूंगा ना तो डीट हो जाएंगे। तो इसलिए पनिशमेंट की जगह आपको थोड़ा थोड़ा सहानुभूति और थोड़ा थोड़ा आपको प्यार मोहब्बत से भी ऊपर आना चाहिए। अभी वो नहीं आ रहा है, अभी सिर्फ पनिशमेंट से ऊपर आ रहा है मार्केट। पनिशमेंट कैसे आ रही है? जो शॉर्ट करके बैठे उनको पनिश कर रहा है मार्केट और उनको सिस्टम से बाहर कर रहा है। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। तो मार्केट शॉर्ट कवरिंग कर रहा है, लेकिन उसकी भी एक अपनी मर्यादा है। इससे ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं कवर किए जा सकते, आपको लॉन्ग पोजीशंस लेके आनी होंगी। और आज वो इवेंट का डे है, अगर आज लॉन्ग पोजीशंस बन गई तो ट्रस्ट मी, आपको कल या हो सकता है आज ही या कल तक या परसों तक आप बैंक निफ्टी पे ऑल टाइम हाई लगता हो देख लेंगे 48,500 का, क्योंकि 48,000 तक तो हम ऑलरेडी आ ही चुके हैं। और अगर आज फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस नहीं आई मार्केट के अंदर तो प्रिपेयर हो जाएगा, 300-400 पॉइंट का थोड़ा सा डिप भी आएगा मार्केट के अंदर। इसलिए जिनके पास पोजीशन है बैंक निफ्टी की, वो होल्ड करके रखें। पहला आपका स्टॉप लॉस होगा 47,500 का। जिनको नया लेना है उनको 47,800 की वेट करनी चाहिए। हो सकता है 47,800 आपको मिल जाए, अगर मिल जाता है तो थोड़ा बहुत माल ले लेना। आप भी स्टॉप लॉस वही रखना 47,500 का। दोनों भाइयों का टारगेट, नए और पुराने वालों का टारगेट, वो है 48,000 48,200, क्योंकि गैप डाउन होगा तो इसलिए मैंने 48,000 पहले बोल दिया, और नहीं तो फिर नया टारगेट 48,200 है। और अगर बाजार बहुत ज़्यादा गिरता ही नहीं है और आपको अपॉर्चुनिटी देता ही नहीं है और ड्रैग करता जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं। आज मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज या कल में आपको बैंक निफ्टी का नया हाई भी लगता हो दिख सकता है। एंड मे भी इसका आप 100% क्रेडिट एचडीएफसी बैंक को और कुछ सरकारी बैंकों को दे सकते हैं। आज मेरी नज़र एसबीआई और एचडीएफसी दोनों पे होगी। ये दोनों का कॉम्बो काम कर गया तो फिर बहुत ही बढ़िया। इन दोनों में से एक का काम करा तो फिर आधा आधा। अगर दोनों ही कमज़ोर हो गए तो फिर मेरे को भी रुकना पड़ेगा। हम फिर 47,800 या फिर से 500 तक की भी वेट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल, तो नए हाइज बन जाएंगे डिम्पी। तो फिर यहाँ पर मेरा अगला सवाल शॉर्ट वाला था। तो वो तो करने की सलाह तो आप नहीं देंगी, जैसा कि आपने निफ्टी को लेकर भी बताया, लेकिन मौजूदा शॉर्ट जिनके पास है वो क्या करें फिर? जिनके पास मौजूदा शॉर्ट है उनके लिए बढ़िया सवाल है कि उनके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, उनके ज़्यादा पैसे नहीं बनेंगे, इसलिए अगर आपके पास शॉर्ट है तो हमने 47,800 का एक स्टॉप लॉस दिया था, वो तो कल गैप के साथ ही उड़ गया। कल आपने 48,000 के ऊपर बंद किया तो वो भी खत्म हो गया, आपके पास जो बची कुटी वो बचा हुआ था लेवल्स। लेकिन अगर आप वही शॉर्ट्स करके बैठे हैं, कल आपने हिम्मत करके दिलेरी करके शॉर्ट किया हुआ है, तो आप 48,200 का एक स्टॉप लॉस डाल दो। आई रिपीट, 48,200 का स्टॉप लॉस डाल दो। और उसके बाद अगर आप शॉर्ट कर रहे बैठे हैं तो आपका पहला टारगेट 47,800 है। देखिए, तेजी वालों की बजाय ना मंदी वालों को जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तेजी वालों से अगर गलती से छूट भी गया ना तो उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो ट्रेंड के साथ है। मंदी वाले ट्रेंड के अगेंस्ट में पैसा बना रहे हैं, तो उनको जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करने की आदत डालनी चाहिए। और 47,800 जैसे आए तुरंत प्रॉफिट बुक करो, सिस्टम से निकलो। 47,500 आए तुरंत प्रॉफिट से बुक करो और निकलो सिस्टम से। इसलिए 48,200 का स्टॉप लॉस, 47,800 और 47,500 के आपके टारगेट होने चाहिए। लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट के हक में नहीं हूं। ठीक है, तो शॉर्ट के हक में ना निफ्टी ना बैंक निफ्टी दोनों पे राय आ रही है, उस तरीके का डेटा बिल्डअप ही नहीं हो रहा है। पर अगर आपके पास मौजूदा स्तरों पे शॉर्ट्स हैं तो उनको जल्द ही से बुक करने की आप चेष्टा करें। साथ ही जो लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं वो भी हमने डेटा के दम पे आपके सामने रखे। पर इस बीच आपको ये भी बता दें कि आज में कौन कौन से काउंटर्स हैं। तो 3 काउंटर्स हैं एफएनओ स्पेस से, जिसमें कि हिंदुस्तान कॉपर ये बैन में शामिल है। साथ ही दूसरा मेटल काउंटर है सेल, जो कि बैन में बना हुआ है। और जी एंटरटेनमेंट फिर से बैन में हम देख रहे हैं, या इसको लेकर खबर भी लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ रीस्ट्रक्चरिंग या कुछ बदलाव की खबरें आ रही हैं। और आज फिर जो है ये काउंटर बैन में आपको दिखेगा। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शो में स्वागत करते हैं हमारे सभी खास मेहमानों का। आज हमारे साथ ढेर सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे पॉलिसी को लेकर। पर उससे पहले ट्रेडिंग के लिहाज से मार्केट खुलने से पहले, उसके बाद क्या कुछ होनी चाहिए आपकी रणनीति और कहां पे रखनी है आपको नज़र, ये जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। और स्वागत करना चाहेंगे हमारे खास मेहमानों का। हमारे साथ आज अक्षय पी भागवत है जेएम फाइनेंशियल्स के, और साथ ही आयुष मेहता भी हमारे साथ मौजूद है। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। एंड सबसे पहले आप लोग की कॉल्स ले लेते हैं। अक्षय, बताइए आज के लिए आपकी क्या होगी रणनीति, आपकी क्या स्ट्रैटेजी बन रही है निफ्टी बैंक निफ्टी पे? क्या आप भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएंगे? और साथ ही क्विकली अपने ओपनिंग कॉल्स भी दे दें। जी,
तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। अगर निफ्टी की बात करें तो बहुत ही अहम पिवोटल लेवल पे ट्रेड हो रहा है। अब देखें तो 22,525 540 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में यही अपसाइड रेजिस्टेंस बैंड बनते हुए दिख रहा है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि गए 2 दिन में एफआईआई जो है इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाया हुआ है। तो ऑल्दो मार्केट ब्रेड स्ट्रांग है, निफ्टी होल्ड ऑन कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है करंट लेवल पे। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो या शॉर्ट टर्म पोजीशंस निफ्टी की तरफ बाय की तरफ बना रहे हो तो। सेकेंडली, अगर आप ग्लोबल फैक्टर्स भी देखें तो क्रूड ऑयल 90 के पार कर चुका है। अगर आप यूएस 10 ईयर्स की यील्ड देखें तो वो करीबन 4.3 के ऊपर ऑलमोस्ट हाई जो 1 ईयर का हाई है उसके आसपास चल रहा है। तो ये सब जो ग्लोबल संकेत भी है थोड़े से जो है नरमी की ओर इशारा कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सतर्क रहिए इंडाइसिस में। 22,550 रफली एक आपका रेजिस्टेंस है। अगर छोटी सी करेक्शन आज आती है निफ्टी में पोस्ट द आरबीआई इवेंट तो आपको 22,300 ये एक सपोर्ट होल्ड करेगा बाजार में। पोजिशनल सपोर्ट 22,200 का है। तो आज मैं कहूंगा कि थोड़ा सा पोजीशनिंग लाइट रखे। अगर आप लॉन्ग बेट्स बना रहे हो निफ्टी या कोई भी स्टॉक फ्यूचर्स में, एक बार पॉलिसी के बाद जो बैंक पॉलिसी है उसके बाद मार्केट को सेटल होने दे और उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। पर जो भी डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं थोड़ा नेगेटिव इंडिकेशंस मिलते हुए दिख रहा है। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं जो दो मैंने आज रेकमेंड करे हैं दर्शकों के लिए, पहला स्टॉक है एशियन पेंट्स। कल शो में भी मैंने यही रेकमेंड करा था। और ये जो देख आप ओवरऑल पैटर्न देखे तो एक बेसिक रिवर्सल पैटर्न है, शॉर्ट टर्म रिकवरी वाला है और मुझे नहीं लगता कि निफ्टी के मोमेंटम से ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो एशियन पेंट्स आप बाय करें फॉर टारगेट ऑफ 3075, सेकंड टारगेट 3125, स्टॉप लॉस 2875। और दूसरा मैं एक बेट ले रहा हूँ इन्फोसिस पे, क्योंकि इन्फोसिस काफी पिटा हुआ शेयर है, एक सपोर्ट पे है और करंट रेट में एक जो है आपको रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ बहुत सही बैठेगा अगर आप करंट रेट पे बाय करें। ओवरसोल्ड है, रिवर्सल्स के सिग्नल दिख पा रहे, तो टारगेट बनाई इन्फोसिस में 1534 और 1562 की, स्टॉप लॉस बनाई है 1457। ठीक है, तो इन्फोसिस पर अक्षय बुलिश 1534 1562 के लेवल्स आ सकते हैं, इस पर नजर रखिए। और एशियन पेंट्स भी अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिए। आयुष, आपकी सलाह क्या होगी? कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड द पैनलिस्ट। मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में भी डेफिनेटली बाइंग ऑन डिप्स का हमें सोचना चाहिए। यहाँ से एक आज थोड़ा वॉलेटाइल होगा, जब तक सेटल नहीं होता हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। और मुझे लगता है कुछ स्टॉक्स में स्पेसिफिक सेलिंग भी हो सकती है। तो मेरे यहाँ से एक बाय कॉल एक सेल कॉल है। तो बाई कॉल है मेरा डीबीएल पे, डिलीवरी बिल्ड कॉल पे। अगर डीबीएल की हम यहाँ पे बात करें तो इसके डेली चार्ट में फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है, एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन है इसके इंट्राडे 60 मिनट चार्ट में, प्लस एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है इसके वीकली एंड मंथली चार्ट्स में। तो डीबीएल को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 495। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 456 का रहेगा। सेकंड जो मेरा शॉर्ट कॉल है वो अपोलो टायर्स के फ्यूचर्स पे। अगर अपोलो टायर की बात करें तो इसके कंसोलिडेशन का एक ब्रेकडाउन स्टॉक ने कल के सेशन में दिया है और क्लोजिंग उसके नीचे ही रखी है। कंटिन्यूसली अपने 100 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले रहा है और उसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है। प्लस एक डबल टॉप फॉर्मेशन है इसके लाइन चार्ट्स में, एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आएगा इसमें अगर 460 के नीचे निकल के ट्रेड करता है। तो मैं इसको प्रीएम कर रहा हूँ। तो अपोलो टायर को यहाँ से सेल किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 440। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 471 करेगा। ओके, ठीक है। अब आदित्य थोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गया। आयुष की कॉल आपने नोटिस कर ली होंगी, इसमें अब वैसे भी अपोलो टायर क्रूड का एक नेगेटिव वाला प्ले है और कल ये डेज लो पे भी जाके बंद हुआ है, तो आज और टूट जाए कोई बड़ी हैरानी नहीं है। 440 आपका टारगेट है, इजीली आ जाना चाहिए और 471 आपका एक स्टॉप लॉस है। दिलीप बिल्डकॉन कैश का स्टॉक है, कल बंद भी ठीक हुआ है और कुछ सिलेक्टिव कैश के स्टॉक्स बढ़िया ब्रेकआउट भी दे रहे हैं इसी तरह की मार्केट के अंदर। ये आयुष की 2 ट्रेड है। आदित्य अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी करते हैं जरा स्वागत। आदित्य गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आज का ट्रेड क्या है आपके? वेरी गुड मॉर्निंग निम्पी जी। मुझे लगता है आज का बाजार का जो ट्रेंड है वो बेरिश रहेगा, अक्रॉस बेरिश है। जैसे ग्लोबली सेंटिमेंट बेरिश है, गिफ्ट निफ्टी बेरिश है, डेटा बेरिश है। तो मेरे हिसाब से आज रिस्क टू रिवॉर्ड सेल साइड ज़्यादा अच्छा है। ऑल्दो मेरे पास एक डिफेंसिव बाय है और एक सेल कॉल भी है। तो पहले से स्टार्ट करूंगा। इप्का लैब को बाय कर सकते हैं, जो बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, अभी एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। तो इसको बाय कर सकते हैं 1276 में। 1200 रहेगा स्टॉप लॉस और 1330 और 1360 रहेगा टारगेट। दूसरा स्टॉक HPCL हिंद पेट्रो को सेल कर सकते हैं 461.55 में। स्टॉप लॉस रहेगा 480 का और टारगेट रहेगा 430 से लेके 420 का।
साफ दिख रहा है कि आज क्रूड को लेकर चिंता है। जैसे पूजा भी आपको बता रही थी कि ग्लोबल मार्केट्स में एक ही बड़ी चिंता है, वो है क्रूड का। धीरे धीरे दबे पाँव 90 आ गया और ये बात सुबह हमने भी आपको ओपनिंग नोट में बताई है कि हमको क्रूड एक कंसर्न दिख रहा है। हालांकि रही बात ग्लोबल मार्केट्स के डाटा के नेगेटिव होने की, ये बात सच है कि आपके टारगेट अचीव हुए हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट के अंदर थोड़ी गिरावट रहे। लेकिन आज पॉलिसी का डे भी है, तो आज पॉलिसी और ग्लोबल मार्केट्स दोनों का फ्लेवर अलग अलग हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 10 बजे के बाद फिर से अलग कुछ फ्लेवर देखें, लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगा थोड़ा सतर्क रहें, वॉल्यूम कम रखें। वॉलिडिटी अपने आप में सबसे कम है, 11.5 पे विक्स है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार के अंदर 11.5 का विक्स होने के बावजूद आप ऑल टाइम हाई लगा देते हो। 11.5 का विक्स होने के बाद भी आप इंट्राडे लो और इंट्राडे हाई 1-2 घंटे के अंदर आप पूरे कर देते हो। तो ये बाज़ार थोड़ा सा नंबर्स को भी एबनॉर्मली ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा सावधानी रखें, शांति बनाए रखें और 20% जो आपको मैंने बोला कि इंडेक्स के अंदर रखो, सिर्फ वही रखो। आगे स्टॉक्स के बेनिफिट उठाते जाओ। HPCL उसी का एक बेनिफिशियरी है जो क्रूड टूटेगा। अक्षय पी भागवत ने हिम्मत करके एशियन पेंट दिया और मैं बोलूँगा कल हमने एशियन पेंट्स के बारे में देखा भी था। और दूसरा इनकी जो कॉल है वो है इन्फोसिस। तो IT के अंदर कल हमने सेकेंड हाफ में अच्छी बाइंग आती हुई दिखी थी। अगर आज क्रूड का नेगेटिव बनेगा तो क्या IT संभालेगा, क्योंकि रुपये और डॉलर इक्वेशंस भी थोड़ी अलग है जो कि IT के फेवर में जा रही हैं। तो इसलिए इन्फोसिस प्लस, एशियन पेंट प्लस, अक्षय पी भागवत की तरफ से। आयुष कह रहे हैं कि दिलीप बिल्डकॉन प्लस, अपोलो टायर्स माइनस है उनकी तरफ से। आदित्य कह रहे हैं कि इप्का लैब प्लस, डिफेंसिव शेयर है, कल बढ़िया बंद हुआ, डेज हाई पे ब्रेकआउट भी है। और दूसरा HPCL है शॉर्ट। तो ये सारे के सारे सौदे आपने नोट कर लिए होंगे। 2 शॉर्ट हैं और इसके अलावा 4 लॉन्ग कॉल्स हैं, ये आपके सामने है। आगे बढ़े, शरद को अपने साथ जोड़ते हैं, फटाफट से जान लेते हैं उनसे खबरों वाले शेयर और बिजनेस अपडेट, वो दोनों ही लेके आते हैं। शरद, पहले बिजनेस अपडेट बताएंगे आप? गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग डिम्पी। सबसे पहले Q4 अपडेट्स पे फोकस करेंगे। बजाज फाइनेंस हमारा सबसे पहला रहेगा स्टॉक। यहाँ पे शानदार अपडेट आई है Q4 की। अब देखें तो ऑफ कोर्स कस्टमर्स की जो है 22% का ग्रोथ देखने मिला है, वहीं नए लोन्स में भी 4% का ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन जो AUM का आंकड़ा है वो बहुत बड़ा हो गया है, 34% ग्रो किया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और डिपॉजिट बुक्स इसमें भी देखें तो 35% का ग्रोथ देखने मिला है। तो मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स में बजाज फाइनेंस का स्ट्रॉन्ग अपडेट आया है। वही इंडसइंड बैंक के बारे में बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। एडवांसेस और डिपॉजिट्स आप YOY ले लीजिए या सीक्वेंशियली ले लीजिए, यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने मिला है। हालांकि कासा में जो है थोड़ी सी डिटोरिएशन आई है, सीक्वेंशियली थोड़ी डाउनटिक देखने मिली है और एक वन टाइम इम्पैक्ट भी आया है रिटेल डिपॉजिट्स में, जहाँ पे नेट आउटफ्लो लगभग 2500 करोड़ के ऊपर देखने मिला है। बट ओवरऑल इनलाइन है इंडसइंड बैंक का। बंधन बैंक के बारे में बात करते हैं तो शानदार ऑपरेशनल अपडेट देखने को मिला है। आंकड़े में एडवांसेस और डिपॉजिट्स दोनों ही 18 से लेकर 25% तक का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। और वही आपके जो कासा रेशियो है वहाँ पे भी सीक्वेंशियल जो है इम्प्रूवमेंट आई है। छोटी कंपनी है ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, लेकिन यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। एडवांसेस डिपॉजिट्स के आंकड़े तो स्ट्रॉन्ग हैं, हालांकि कासा रेशियो में जो है थोड़ी सी जो है आप कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट देखने मिली है, लेकिन जो एसेट क्वालिटी है वहाँ पे सीक्वेंशियली थोड़ी कंपनी मार खाई है। आवास फाइनेंसियर्स सरप्राइजिंगली बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स लाए हैं। NBFC है, लार्जली राजस्थान बेस्ड है। डिसबर्समेंट्स देखें तो लगभग 20% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है, लेकिन सीक्वेंशियली ये 40% बढ़ गया है। और AUM में भी 22% का ग्रोथ आया है। एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आई है। इसके अलावा शोभा के भी जो है लार्जली इनलाइन सेट ऑफ Q4 अपडेट्स देखने मिले हैं, हालांकि रियलाइजेशन जो है वो इम्प्रूव की। और आज सुबह कल्याण ज्वेलर्स के भी आंकड़े आए थे, जहां पे स्ट्रेंथ बहुत अच्छी देखने मिली और अपडेट बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। तो ये तो आपके Q4 अपडेट्स हुए ओवरऑल, जिस पे आपको आज फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये हैं कुछ चौथी तिमाही के बिजनेस अपडेट। पूरा एनालिसिस अभी शरद आपको बताए थे। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी जी बिल्कुल, सबसे पहले खबरों वाले शेयर्स में प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स आता है। और पूजा यहाँ पे 21 एकड़ का लैंड जो बेंगलुरु में है उन्होंने एक्वायर किया 450 करोड़ में रेसिडेंशियल बेसिस पे। और वो एक्सपेक्ट करे कि जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू आती है वो कंपनी को 4500 करोड़ तक मिल सकती है। ऑफकोर्स हाल ही में NCR में भी इन्होंने परचेज़ किया है। हीरो मोटोकॉर्प पे भी एक डेवलपमेंट आई है, जहाँ पे उनको एक टैक्स डिमांड की नोटिस आई है लगभग 605 करोड़ का क्यूमुलेटिवली, और ये जो है IT डिपार्टमेंट से आया है, तो स्टॉक में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आ सकती है। अवंती फीड्स कल चर्चे में थे स्टॉक, और ऑफ कोर्स अच्छे वॉल्यूम्स भी कल के ट्रेड में देखे थे। उन्होंने अपनी ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है, अपनी नई श्रिम्प प्रोसेसिंग यूनिट जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। नेस्ले और मैगी का जो विवाद था पिछले 8 साल से, अब कह सकते कि अब वो पूरी तरह से ख़त्म या कंप्लीट हो गया है। जो NSRDC है अथॉरिटी, उन्होंने फाइनली जो केस है
उसको डिसमिस कर दिया है जो मैगी के जो नूडल्स थे उसके अगेंस्ट। तो एक टाइप से नेस्ले को फाइनली राहत मिल जाता है, लेकिन याद रखिए नेस्ले कभी भी इसका प्रोविज़न नहीं बनाया था, तो नेट उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। वो कॉम्पनसेशन भी 640 करोड़ का एक बड़ा वाला था जिसने रद्द कर दिया गया। तो एक टाइप से कह सकते हैं सेंटिमेंटली पॉजिटिव नेस्ले के लिए है। सेलो वर्ल्ड स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन कंपनी ने अपनी ग्लासवेयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कमीशन कर दिया राजस्थान में, और जो फर्नेस होती है जब ग्लासवेयर शुरू किया जाता है उसकी जो अब कमीशनिंग है वो पहली तिमाही में जो है आपको देखने मिल सकता है वित्त साल 2025 में। आईओएल केमिकल फार्मा में जो है यूरोपियन रेगुलेटरी अथॉरिटी से उनकी जो मसल रिलैक्सिंग ड्रग है उसकी अप्रूवल आई है। और राशि पेरिफेरल्स एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, 2200 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, लेकिन जो ऑर्डर आया है एनएमडीसी डेटा सेंटर से आईटी प्रोडक्ट और आईटी सॉल्यूशंस का वो 1511 करोड़ रुपए का आया है। यानी कि आप सोच लीजिए 75% मार्केट कैप का साइज़ का ऑर्डर एक ही बार में मिल गया है। तो इस स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। और आखिर में सिप्ला फोकस में रहेगा। इनको 6 ऑब्जर्वेशंस आए हैं फॉर्म 483 में, और ये जो है पातालगंगा जो महाराष्ट्र में है उसकी प्लांट को लेकर आए हैं। हालांकि उतनी बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगी क्योंकि इस प्लांट से लगभग सिर्फ 5% तक का जो है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखने मिलता है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिसने हमने आपको एनालिसिस किया और जहाँ पे एक्सपेक्टेड मूवमेंट्स देख सकते हैं, और इसको ज़रूर अपने नोट करके आप रखिएगा अपने रडार में। बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो आपको बता दिए गए हैं Q4 अपडेट्स, और साथ ही खबरों के दम पे कहाँ दिखेगा एक्शन ये भी हमने जाना। पर कुछ काउंटर्स पे चर्चा ज़रूर कर लेते हैं आज फाइनेंशियल्स, क्योंकि पॉलिसी के दम पे फोकस में तो रहेंगे, पर 2 अहम बैंकिंग स्पेस से जुड़े काउंटर्स के अपडेट्स आए हैं, जो कि इंडसइंड बैंक। यहाँ अगर हम देखें तो ग्रोथ ठीक है, पर ब्रोकरेजेस का थोड़ा सा ये कहना है कि जो लोन ग्रोथ है वो मॉडरेट होती हुई दिखी है। आदित्य, मैं चाहती हूँ कि आप इंडसइंड बैंक पे अपनी राय दीजिए। आज कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं, क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव बायस बन रहा है क्या? और साथ ही साथ बजाज फाइनेंस पे भी एक बार अपनी राय बताइए। ठीक ठाक आंकड़े आए हैं, अपडेट्स आए हैं Q4 अपडेट्स में, यहाँ पे इसको देखते हुए क्या कुछ एक्शन की उम्मीद करें? वेरी गुड मॉर्निंग सृष्टि जी। Good morning. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो तो पॉजिटिव है, बट ग्लोबल सेंटिमेंट के चलते काफी सारे स्टॉक्स में प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। तो हम लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे। अगर बजाज फाइनेंस 7200 ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक बेरिश बायस रखना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 7293। और इस तरीके से इंडसइंड बैंक में भी मैं बेरिश बायस ही रखना चाहूंगा। अगर स्टॉक 1509 तोड़ता है तो यहाँ पे सेल का व्यू बनेगा, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1550 का, और टारगेट रहेगा इसमें 1450 का। अच्छा, ठीक है। तो दोनों ही काउंटर्स पे जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी नज़दीक का आ रहा है। साथ ही अगर ये अपने लेवल्स जो कि अभी आपको आदित्य ने बताए, अगर वो तोड़ते हैं तब आप एक नेगेटिव बायस और एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ इन दोनों ही काउंटर्स में ले सकते हैं। पर आदित्य, एक बार आप सिप्ला पे भी अपनी राय दीजिए। देखिए, इनके पातालगंगा प्लांट को लगभग 6 ऑब्जर्वेशंस मिली हैं फॉर्म 483 के साथ, और साथ ही अगर यूएस में इसका कंट्रीब्यूशन देखिए बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर 6 अपने आप में ही जो आपत्तियों का नंबर है वो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर है। सिप्ला को लेके अगर चार्ट पे मुझे तो डबल टॉप दिख रहा था, पर क्या ये रीडिंग सही है, और आपकी क्या राय रहेगी आज के लिए? बिल्कुल सृष्टि जी, आपने सही स्पॉट किया है। डबल टॉप इसमें दिख रहा है, और उसका एक अच्छा ब्रेकडाउन हम देख सकते हैं। इन केस स्टॉक 1410 ब्रेक करता है, वहां से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बन सकता है। ऑल्दो ओवरऑल निफ्टी फार्मा का व्यू पॉजिटिव बनता है, तो इसमें शॉर्टिंग यहाँ से की जा सकती है, बट स्टॉप लॉस रखा जाएगा 1460, और टारगेट्स करीब करीब 1380 के आसपास। बट ओवरऑल सेंटिमेंट फार्मा में बहुत बेरिश नहीं है, तो इधर एग्रेसिव शॉर्ट की मैं सलाह नहीं दूंगा, बट ट्रेंड हाल फिलहाल थोड़ा सा नेगेटिव है। ठीक है, तो बहुत एग्रेसिव शॉट नहीं करें। जो कल की क्लोजिंग है वहीं पे स्टॉप लॉस बता रहे हैं आदित्य, तो सिप्ला पे भी आज नजर रहेगी। हो सकता है शायद ये मौका भी ना दे, पर इसको रेडार पे जरूर रखें। इस पैनल में हमारे साथ निमेश ठाकर भी जुड़ चुके हैं, अक्षय जी, आयुष जी और आदित्य जी हमारे साथ बने हुए थे पैनल पर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में उनसे भी समझेंगे बाजार पर उनका व्यू, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े इवेंट पर।
आज है आरबीआई की पॉलिसी, बस कुछ समय ही रह गए हैं, 1.5 घंटे के बाद हम देखेंगे आरबीआई गवर्नर की स्पीच शुरू हो जाएगी और वहाँ पर कमेंट्री किस तरह से निकल कर आती है इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अंकुर, हमारे सहयोगी वो पहुंच चुके हैं सीधे आरबीआई हेडक्वार्टर मुंबई, वो वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर पूरा जायजा ले रहे हैं इस वक्त कि किस तरह की बातें चल रही हैं, क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं इस बार की पॉलिसी से। तो वहां से एक अपडेट ले लेते हैं कि किस तरह की हलचल इस वक्त नजर आ रही है और आरबीआई की पॉलिसी में क्या अनुमान है। अंकुर, ओवर टू यू, बताइए। जी, आपसे कुछ ही देर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास मॉनेटरी पॉलिसी के जो नतीजे हैं उनकी घोषणा करेंगे और जो निगाहें रहेंगी वो रहेंगी कि क्या इस बार जीडीपी के फोरकास्ट में कोई बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जो कमेंट्री है वो काफी पॉजिटिव आई है, न सिर्फ आरबीआई की तरफ से बल्कि आप अगर इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर भी देखें तो भारत के जो ग्रोथ फोरकास्ट है वहां पर बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ महीनों से। इसके अलावा इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डायरेक्शन था, जो फोरकास्ट था, उसके अनुसार जरूर चला है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना गार्ड कम नहीं किया है और साथ ही साथ मेंटेन किया है कि जब तक ड्यूरेबल बेसिस पे इन्फ्लेशन कम नहीं होता है, जो कदम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी रहेंगे। जो एक्सपेक्टेशन है वो इस बार यही है कि जो रेपो रेट है उसमें बदलाव होने की संभावना काफी कम है। इकोनॉमिस्ट यही मान रहे हैं कि 7वीं बार ऐसा हो सकता है कि जो रेपो रेट है वो यथावत बना रहे और 6.5% पे स्टैंड स्टिल आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा हो सकती है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीजें होंगी वो ये होंगी कि क्या लिक्विडिटी पे किसी तरीके की कोई घोषणा है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में कई बार ऐसा हुआ है कि लिक्विडिटी सिचुएशन पे मार्केट पार्टिसिपेंट ने बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दखलंदाजी होनी चाहिए और साथ ही साथ रूपी ने जो रिकॉर्ड लो हिट किया है उसमें देखना होगा कि क्या गवर्नर इस पे कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो रुपी को लेकर एक स्पेसिफिक कमेंट्स निकल कर आ सकते, कच्चा तेल जो कि अब अपने उच्चतम स्तर पर क्या पास है उसको लेकर क्या कमेंट्स आते हैं आरबीआई गवर्नर की तरफ से, महंगाई को लेकर आउटलुक, ये तमाम कमेंट्री पर नजर रहेगी। ब्याज दरों में तो कोई बदलाव के संकेत फिलहाल नहीं है क्योंकि फिलहाल फेड ही अपने गार्ड डाउन नहीं कर रहा है, तो आरबीआई की तरफ से भी कुछ बदलाव होने के संकेत तो नहीं, लेकिन रुख क्या होगा ये इंपॉर्टेंट होगा आज की पॉलिसी में देखना और वो बाजार की चाल भी तय करेगा आगे के लिए। और 9:45 पर हमारे साथ एक्सपर्ट का तमाम पैनल भी जुड़ेगा। एक बड़ी मेगा कवरेज ईटी नाउ स्वदेश पर आपको देखने को मिलेगी आरबीआई की पॉलिसी पर, तो जरूर जुड़िए हमारे साथ। चलिए, ये तो बात हुई पॉलिसी की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और खबरें हमने आपके सामने रखी, लेकिन उस पर ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ये रिपोर्ट्स लेकर। विनी, बताइए ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस की बात करें तो आज पहले रिटेल साइट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिटी ने ब्रोकरेज नोट है बाटा पे और पेज इंडस्ट्रीज पे। ना वो बाटा पे सेल रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं, पर उन्होंने ओपन किया है डाउन साइड 90 डे कैटलिस्ट वॉच बाटा के लिए। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाटा के ये टाइम के Q4 अर्निंग्स अच्छे नहीं आएंगे, वीक अर्निंग्स की वजह से फिर से एक डाउनग्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं या डी रेटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वैल्यूएशन देखें तो काफ़ी थोड़ी एक्सपेंसिव है बाटा की, अराउंड 46 टाइम्स पे है, तो यस उसकी वजह से एक 90 डे कैटलिस्ट है डाउन साइड के लिए। पेज इंडस्ट्रीज की बात करें, वहाँ पे भी उन्होंने मेंटेन किया है सेल और टारगेट प्राइस दी हुई है 31,300, वहाँ पे भी डाउन साइड कैटलिस्ट 90 डे वॉच है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड ट्रेंड्स म्यूटेड ही रहेगी पेज इंडस्ट्रीज के लिए, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिस्क बन जाती है और मैनेजमेंट भी कॉशियस है डिमांड एनवायरनमेंट पे, तो यस उसकी वजह से मे भी थोड़ी सब्यूटनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेज इंडस्ट्रीज में भी। और उसकी देखें तो 52 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे चल रहा है अभी भी, तो यस थोड़ी अगर अर्निंग्स में कुछ मिस आ गई तो वहाँ पे भी डाउनग्रेड देख सकते हैं। उसके अलावा इंडसइंड बैंक फोकस में उनकी Q4 अपडेट आई हुई है। लोन ग्रोथ देखे थोड़ी मॉडरेट हो चुकी है, रिटेल डिपॉजिट की ग्रोथ स्टेडी है, पर लोन ग्रोथ मॉडरेशन की वजह से रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिकेशन है कि आरबीआई में भी मॉडरेट कर सकता है अनसिक्योर्ड लोन्स और एलडीआर्स को। हेल्दी लोन ग्रोथ बट स्टेबल निम्स इज समथिंग दैट के जो बचा सकता है अर्निंग्स को। इसकी वजह से जेफरीज मेंटेन कर रहा है बाय, टारगेट प्राइस है 2,000 रुपीज़ 2,070 रुपीज़ इंडसइंड बैंक के लिए। उसके अलावा भी देखें तो मॉर्गन स्टैनली अपना ओवरवेट मेंटेन
मेंटेन रेटिंग कर रहे हैं और टारगेट प्राइस है 1925 रुपीज़। तो यस, म्यूटेड लोन ग्रोथ है, तो देखेंगे कैसे परफॉर्मेंस होती है। सिटी भी मेंटेन कर रहा है अपने बाय रेटिंग, तो यस ये इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके अलावा बात करते हैं HDFC बैंक की। यहाँ पे उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, मक्वायरी ने मेंटेन किया हुआ ओवरवेट रेटिंग। कंसोलिडेशन स्ट्रैटेजी प्ले आउट रही है HDFC बैंक के लिए। उनकी येस्टरडे देखे तो Q4 नंबर आए थे, ख़राब नहीं थे। ओवरऑल वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, तो इसके लिए वो बोल रहे हैं कि टाइम टू ऐड HDFC बैंक, ऐसे मक्वायरी बता रहे हैं। सिटी ने डाबर पे नोट निकाला है, वहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं सेल, टारगेट प्राइस कट कर दी है। मार्जिन में थोड़ी मिस एक्सपेक्टेड है ये टाइम, और उसकी वजह से देखे तो कल येस्टरडे स्टॉक भी गिर चुका था और इसकी वजह से थोड़ी मिस एक्सपेक्टेड है Q4 में, और इसीलिए मेंटेन कर रहे हैं अपना सेल रेटिंग। बजाज फाइनेंस, वहाँ पे बात करें तो काफ़ी सारी नोट आई हुई है बजाज फाइनेंस पे। AUM सस्टेन रहा है, रोबस्ट ट्रैक्शन है वहाँ पे, डिपॉजिट अक्रीशन कंटिन्यू रहा है, लिक्विडिटी बफर जो है वो इम्प्रूव हुआ है। निम्स में थोड़ी स्लाइट डिक्लाइन दिख रही है 10 बेसिस पॉइंट की, बट ओवरऑल उसकी वजह से सिटी मेंटेन कर रहा है अपना बाय रेटिंग। उसके अलावा देखें तो जेफरीज भी मेंटेन कर रहा है बाय रेटिंग, और इवन JP मॉर्गन भी अपना रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं। तो यस, डिसेंट नंबर्स हैं बजाज फाइनेंस के Q4 अपडेट में। और बंधन बैंक लास्टली, उनके भी Q4 अपडेट आई थी, शार्प ग्रोथ अपटिक देखी थी, स्टॉक में भी हमने कल शार्प अपटिक देख ली थी, तो उसकी वजह से अच्छे नंबर्स की वजह से नमूरा मेंटेन कर रहा है अपना बाय रेटिंग वहाँ पे, और दूसरे ब्रोकरेजेस ने भी मेंटेन किए हुए अपने पॉजिटिव रेटिंग्स। तो ये सब अपडेट्स है और ब्रोकरेजेस है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स बताने के लिए। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा स्पीड से हम ये चेक कर लेते हैं कि अलग अलग स्टॉक्स पे इस समय क्या करना चाहिए। अवंती फीड्स के साथ शुरू करते हैं और आदित्य से पता करते हैं। आदित्य, कल हमने BTST भी करवाया था, कल का ब्रेकआउट है। हमने कल मितेश ठक्कर से भी पता किया था। जरा आप एक बार जरा बताएं, अवंती फीड्स आज खबर आई है इसमें कि अपने आंध्र प्रदेश के प्लांट से श्रिप का ट्रायल प्रोडक्शन शुरू कर रहा है ये अवंती फीड्स। एक बार खबर भी दिखा दीजिएगा। यस, ये वाला 532 पे 520 का कलम को स्टॉप लॉस मिला हुआ है इस पे, जरा देख के बताएं क्या करें। फीड बहुत टाइम से एक रेंज बाउंड स्टॉक हो चुका है। नीचे की साइड स्टॉक की रेंज है 470 और ऊपर की साइड है 570। उसी के बीच में कंसोलिडेट करता है। एक डिसाइसिव ब्रेकआउट के लिए मैं वेट करूंगा, एक बार 475 क्रॉस हो जाए तो स्टॉक में मोमेंटम बनेगा टुवर्ड 600 एंड 630। तो मेरे लिए वो एक ब्रेकआउट जोन रहेगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, दूसरा एक शेयर है वो है हीरो मोटोकॉर्प। इसको एक नोटिस मिल गया इनकम टैक्स का 605 करोड़ रुपए का। एक बार स्ट्रेंथ और पावर वगैरह चेक करवा लेते हैं। आयुष, आप जरा चेक करेंगे हीरो मोटोकॉर्प, 605 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस आया इनके पास। हो सकता है थोड़ा सा करेक्ट हो, लेकिन वापस पुल बैक दिखा दे। एक बार जरा आप पावर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों चेक कर लेना। अगर जब मैं अपोलो टायर्स देख रहा था तो मेरी नज़र हीरो मोटोकॉर्प पे भी थी। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि कौन सा शॉट दूं, बट अपोलो टायर का नेगेटिव सेटअप था। इवेंचुअली हीरो मोटोकॉर्प का भी थोड़ा सा चार्ट पे नेगेटिव सेटअप ही है। ऊपर में डबल टॉप फॉर्मेशन हम देखने को मिल रहा है। ऊपर में नीचे में जो सपोर्ट बन के आएगा 4350 का है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से में एक नीचे का 4350 तक का जो सपोर्ट जोन तक का लेवल यहाँ पे देखे जा सकता है, और नीचे में अगर वो ब्रेक होता है तो 4200 तक के लेवल्स भी देखेंगे। ठीक है मिस्टर भागवत, एक बार जरा आप प्रेस्टीज एस्टेट को चेक करना। 450 करोड़ रुपए का बेंगलुरु में इन्होंने 21 एकड़ की लैंड ली है। प्रेस्टीज एस्टेट ये यहीं की कंपनी है, बेंगलुरु में ही बिजनेस करती है, और जब भी इनका प्रोजेक्ट होता है तो ये बढ़िया बिजनेस को ग्रो करते हैं यहाँ पे बेंगलुरु की तरफ में। जरा देख के बताइए कितना चल सकता है और पॉजिटिव खबर है इनके लिए। जी, प्रेस्टीज एस्टेट गए 6 ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छी रफ्तार से भागा है 1000 से 1300, और जिस तरह का रेजिस्टेंस है अभी और इसमें दौड़ बाकी है। 1442 तक अपसाइड टारगेट ओवरऑल बनता हुआ दिख रहा है। करंट रेट पे भी आप ले सकते हैं अगर आप न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर कोई डिप अगर 1250 1270 तक भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, आप डिप में ऐड कर लीजिए। ओवरऑल टारगेट 1400 का बनेगा और स्टॉप लॉस ये ट्रेड में आपका 1180 का बनेगा। ऐसे शेयर के साथ मैं चर्चा निमेश आपसे शुरू करना चाहता हूँ। पहले तो गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जिसने बिल्कुल निराश किया है इस पूरी रैली के अंदर, वो शेयर चला ही नहीं। उस शेयर का नाम है बाटा, कंजम्पशन का शेयर है, बहुत चला नहीं। एक उम्मीद सी जगी थी कि हाँ चल जाएगा, लेकिन वो भी फेल हो गया। रही कई कसर, सिटी की आज की रिपोर्ट पूरी कर रही है। सिटी तो कह रहा है कि बिकवाली करो इस पर और 1000 रुपये आ जाएगा इसका। वो कह रहे हैं कि इसके Q4 के नतीजे हैं, वो निराशा आ सकती है हाथ में। और वो कह रहे हैं इसकी वैल्यूएशन अभी भी महंगा है, ये 1371 पे भी महंगा, अभी तो चला ही नहीं है शेयर, उसके बावजूद वो वैल्यूएशन को महंगा बता रहे हैं।
आपकी राय क्या है? आप भी सिटी के साथ हो या सिटी से अलग हो? वेरी गुड मॉर्निंग डीएमपी जी। देखिए, बाटा के अंदर डेफिनेटली जो कंसर्न्स है फूडवेयर सेगमेंट्स के अंदर वो कहीं ना कहीं हमको दिख रहे हैं, बट जिस तरह से स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन वाइज देखें तो अभी भी 61 के पी के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और इस क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर कहीं ना कहीं वीक आते हैं तो डेफिनेटली सेंटिमेंट के ऊपर इम्पेक्ट आएगा, जो कि चांसेस ज्यादा है। बट 1000 का टारगेट प्राइस जो है मुझे ज्यादा ही कुछ बियरिश लग रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर जो गिरावट आ सकती है वो कहीं ना कहीं 1100-1150 के आसपास तक की आ सकती है। तो यहाँ से 15 से 20% का करेक्शन में उम्मीद कर रहा हूँ, बट 1000 जो है वो ज्यादा बियरिश हो जाएगा। ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि 1150 जो है वो गुड लेवल बन सकता है एंट्री करने के लिए। ठीक है। तो ये आपको बाटा पे है रिकमेंडेशन। हालांकि उनका ये टारगेट है कि इतना गिरावट तो नहीं आएगी 1000 रुपये तक की, लेकिन हाँ उनका मानना है कि थोड़ी और गिरावट आ सकती है। तो फिलहाल इस शेयर को अपने बाइंग की लिस्ट में अभी नहीं डालें, थोड़ा और आ जाने दे, या तो इसके फिर Q4 के नंबर भी आ जाने दे, जिस पे सब लोगों को लग रहा है ना निराशा आ सकती है। तो एक बार आने दो नंबर, वो निराशा वाले भी, फिर देख लेंगे। कोई जल्दबाजी तो है नहीं, मार्केट के अंदर बथेरे ऐसे शेयर हैं जिस पे हम और ध्यान रख सकते हैं। खैर, इस बीच मिस्टर वसीम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए करते हैं उनका स्वागत। वसीम साहब नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको बधाई देनी थी, ऑल टाइम हाई हमने फिर से लगा दिया है और निफ्टी अच्छे से प्लेस्ड है। बैंक निफ्टी भी सर इवेंट से पहले 48,000 आया हुआ है। आपने हमको 46,700 800 से हमारा हौसला बुलंद किया था कि नहीं चलेगा, बढ़िया, आप इसमें हौसला रखो अपना। अब सर यहाँ तक तो आगे हैं, आगे की जरा राह भी दिखा दीजिए। और दूसरा, आज आप आरबीआई की पॉलिसी की जो इवेंट है उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हो सकता है उसमें? हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, आपको भी सारे व्यूअर्स। आपने सही जिक्र किया, नया हाई आ गया, 48,000 आ गया, लेकिन आप भूल गए एचडीएफसी बैंक। महीने से बोल रहा था एचडीएफसी बैंक करना 1350 नहीं आएगा, 1350 अब कभी नहीं आएगा एचडीएफसी बैंक में, लिख के ले लो। जिसने ले लिया 1400 पे वही राजा है। और अगर बाजार एचडीएफसी बैंक नहीं करेगा, आप कर लो जो करना है। और दूसरी बात, जब फिर बोल दिया जब गधे बेचे तो आपको लेना है, जब गधे खरीदे आपको बेचना है। इसका मतलब ये नहीं कि लिटरली सेंस में ले, इट मींस जब हर्ड बेचेगा तो आप लोगे तो पैसे कमाओगे। एचडीएफसी बैंक इज अ नो ब्रेनर। जिस तरह से लोन ग्रोथ है, जिस तरह से उनका कासा रेशियो है, क्रेडिट डिपॉजिट है, ऑल आर पॉइंटिंग टू मच बेटर टाइम। आपको ये भी बता दूं, आपके यहाँ जब छुट्टी पे था बीईएल आरईसी पीएफसी दिए थे, सारों ने अपने लेवल्स उसके पार कर दिए। आज आरबीआई पॉलिसी विल बी स्टेटस को, लेकिन मुझे यहाँ ये भी है कि फेड की भी जो आज जो जॉब्स डेटा वगैरह है, ये आउट ऑफ टर्न बोलने की आदत है कई फेड मेंबर्स की, जो मार्केट को अपसेट करती है। देयर इज अ रूटीन प्रॉफिट बुकिंग जो न्यू हाईज पे आएगी, लेकिन वी हैव टू बी अवेयर के हमारे यहाँ भी वी थिंक जो ब्लड लेटिंग था वो ज्यादा हुआ था, मोर ऑन द मिड कैप साइड, और मिड कैप ने स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिया है। तो आई थिंक हमारे को अब अर्निंग सीजन देखना पड़ेगा, उसमें और टिप्पणी करनी पड़ेगी, बट स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। आज आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी बिल्कुल। भसीन जी वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए कहां पे रहेगी नजर? हाँ, तो सृष्टि जी पहले तो आपको और बता दूं, इंडिया बुल रियल एस्टेट कल न्यू हाई पे गया है। ये डिम्पी के लिए 90, 95, 100, 110, 115 पे खुल के कहा था, 135, 36 बिक गया, 150 से कम सोचना मत। दूसरा, उसमें फंड रेजिंग आ जाएगी, और जिस तरह से रियल एस्टेट चल रहा है, मुझे लगता है रियल एस्टेट में इंडिया बुल रियल एस्टेट, गिवन द इन्वेंट्री और गिवन दैट अब प्रमोटर पैसे डाल रहे हैं, और थर्ड उस पर पॉजिटिव है कि एम्बेसी पैसा के लिए उनका मर्जर है, एनसीएलटी अप्रैल को दे सकती है। ऑल दीज एड वेरी वेल गुड वैल्यू टू इंडिया बुल रियल एस्टेट। लेकिन आज का टॉपिक है यूपीएल, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड, इंडिया का लार्जेस्ट स्पेशलिटी केमिकल प्ले है। 1.2 टाइम प्राइस टू बुक, 37,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 15,000 16,000 की सेल पे 2 टाइम कहां मिलता है आपको। साथ में जो इनका डेट बर्डन है वो अबाउट $3.6 बिलियन है, लेकिन जस्ट वन ऑफ देयर सब्सिडरीज अडवांटा
एडवांटा इज देयर ग्लोबल सीड्स प्ले, जो कॉर्नफ्लावर, सनफ्लावर, कॉर्न और कार्नोला का बिजनेस करती है, दैट इज वैल्यूड एट क्लोज टू $4.5 बिलियन। आई थिंक जो अगर उसकी डाइवर्समेंट कर दी तो राइट्स में भी डाइल्यूशन की जरूरत नहीं होगी। ये स्टॉक मेरे हिसाब से री रेट होना चाहिए। इन द नेक्स्ट 2 years कैन मोर देन डबल। इट डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट डी स्टॉकिंग हैपेंस। लास्ट क्वार्टर एक वर्स्ट क्वार्टर था क्योंकि डी स्टॉकिंग थी एंड प्राइसेस हैड फॉलन। एबिटा मार्जिन ऑल टाइम लो पे था। मुझे लगता है ये शेयर 1.2 टाइम प्राइस टू बुक एट एन इंडेक्स लेवल बहुत सस्ता लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और जैसे जैसे मैनेजमेंट बताएगी कितना उनका एडवांटा में आईपीओ का प्रोसेस है, डिसमिस में, वो सब डेट बर्डन रिड्यूस करेगा। मार्जिन्स और रिटर्न ऑन इक्विटी विल इंप्रूव। ये स्टॉक इज एन अनबिलीवेबल बाय हियर। 570 का टारगेट मुझे 3 महीने में दिखता है इसमें, उससे पहले भी आ जाए, इलेक्शन से पहले। दूसरा पिक है परसिस्टेंट सिस्टम। देखिए इसके 21 को रिजल्ट है। परसिस्टेंट मेरा वन ऑफ द टॉप पिक्स रहा है और आउट परफॉर्मर रहा है। ये बीएफएसआई में और स्मॉल कैप मिड कैप में वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है इन द आईटी सेक्टर। परसिस्टेंट आल्सो इज अ वेरी गुड प्रॉक्सी टू अ वीक रूपी। और दूसरा, जिस तरह से इनके प्रोडक्ट न्यू लॉन्चेस हैं, ये मेरे हिसाब से तो इट विल बी द नेक्स्ट आईफ्लेक्स इन द मेकिंग। और ओरेकल फाइनेंशियल, ये मेरे को 4350 का पहला टारगेट है, लेकिन 4500 भी चले जाए कोई अचंबा नहीं होएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, धनलक्ष्मी बैंक। मैंने पहले भी कहा था ये 32, 34, 36, 38 पे। आज आप देखिए सोने का न्यू भाव है 13.5% बिजनेस ऑफ धनलक्ष्मी इज गोल्ड लोन। एंड उनका जो कासा रेशियो है इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर आया है इन द लास्ट 18। इसका भाव मुझे 65 दिखता है और 45 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये 3 आइडियाज हैं जो आज अगर वीकनेस मिली तो लीजिए। एचडीएफसी बैंक आपको कहीं भी करेक्शन पे मिले तो लीजिए। शेयर बाजार कहीं भी जाएगा, एचडीएफसी ऊपर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन जी। पर इससे पहले कि हम आपको जाने दें, एक बार आपसे मेटल्स पे भी राय जाननी थी, क्योंकि आपने यहाँ पे भी भरोसा काफ़ी जगाया था और कई अलग अलग लेवल्स पे आपने वेदांता, हिंडाल्को, कई सारे पीएसयू काउंटर्स पे भी मेटल में तेज़ी करने को बोला था और क्या रैली हम देख पा रहे हैं। पर क्या अभी भी कहीं अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं और क्या मेटल्स जो हैं अब एक बड़ी रैली के लिए क्या तैयार हो रहे हैं? क्योंकि ग्लोबली देखें तो कई सारी कमोडिटीज़ ऑल टाइम हाई पे हैं, पर क्या स्टॉक प्राइस के लिहाज से भी हम ऑल टाइम हाइस की तैयारी करें कुछ सेलेक्ट काउंटर्स में? बिल्कुल सृष्टि जी, आपकी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी। आपको और बता दूं, टाटा स्टील भी 110-15 में कहा था, वो न्यू हाई पे है। सेल 150 रुपए हो गया। और नेशनल एल्यूमिनियम, नैल्को, ऑल दीज 3 हैव बीन ह्यूज आउट परफॉर्मर्स। वेदांता मेरे हिसाब से तो 450 क्या 500 रुपए भी चले जाएगा, क्योंकि इसमें 3 कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट ये है कि इट्स द ओनली निकल प्रोड्यूसर इन इंडिया। दूसरा, जो उसका एनर्जी बिजनेस है, पर्टिकुलरली क्रूड बढ़ने से उनको बहुत बड़ा फायदा है। ओएनजीसी के बाद इसको सबसे बड़ा फायदा है। और मुझको लगता है वेदांता 315 टेक्निकली क्रॉस करेगा तो 375 का भाव आएगा। वेदांता एज ए डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियो में है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा ये एक हाई बीटा बास्केट है। सेल, नैल्को, हिंडाल्को, वेदांता, ये बास्केट लीजिए। टाटा स्टील इज अगेन एन आउट परफॉर्मर। लेकिन सबसे बड़ा प्ले यहाँ रहा है जिंदल स्टील। 450 ऑलमोस्ट 900 हो गया है। और मुझे लगता है जिंदल स्टील जब नेक्स्ट रैली आएगी 4 फिगर में जाएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया भसीन जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही अपने स्टॉक स्पेसिफिक राय देने के लिए और मेटल्स पे भी बताने के लिए कि कौन से स्टॉक्स को बास्केट में ऐड करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए, भसीन जी की कॉल्स तो हो गई, पर फिर से हमारे एक्सपर्ट्स के पास लौटते हैं और जानते हैं कि आज के लिए क्या कुछ होनी चाहिए रणनीति। हमारे सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। और निमेश, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपने बाटा पे राय तो ज़रूर दी, पर इस बार पूरा कंज्यूमर बास्केट जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंट ज़रूर करता हुआ नजर आया है। कल ही हमने डाबर के Q4 अपडेट्स देखे, स्टॉक में भी 4% की गिरावट रही। FMCG बास्केट पे जैसे कि आपने बाटा को बताया कि थोड़े निचले स्तरों पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्या इस क्वार्टर को निकल जाने दें और उसके बाद एक पॉजिटिव नजरिया या फिर एक पॉजिटिव व्यू बनाना चाहिए? और क्या इन स्तरों पे कोई ऐसा काउंटर है जो कि आपको लगता है कि थोड़ा सा एक्यूमुलेशन जोन में जरूर आ रहा है?
वेरी गुड मॉर्निंग सृष्टि जी। देखिए, कंज्यूमर स्पेस के अंदर सिलेक्टिव काउंटर है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ब्रॉडर बेस से हम लोग रैली नहीं देख रहे हैं। डाबर की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक ने काफी हद तक एक अंडर परफॉर्म किया है। कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जो डाउन साइड है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से काफी लिमिटेड है, क्योंकि काफी नेगेटिविटी जो ऑलरेडी फैक्टरिंग हो चुकी है प्राइस के अंदर। मुझे लग रहा है कि डाबर के अंदर अगर 480 या 450 के आसपास कुछ डीप मिलता है तो आई थिंक वहां से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सेकंड पिक है नेस्ले की। नेस्ले के अंदर मुझे लग रहा है कि काफी बेहतरीन रिजल्ट्स पिछले भी हम लोगों ने देखे थे, और रिसेंटली जो फॉल आया है, आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर कर सकते हैं। और नेस्ले के अंदर मेरा व्यू जो है बुलिश है। मैं नेस्ले के अंदर एनी डीप कोई भी आता है तो वहां पर मैं बाय रिकमेंड करूंगा। जिस तरह से कंसर्न जो अभी रिसेंटली है, वो कोको प्राइस जो है वो काफी बढ़ गए हैं, बट कंपनी जो है वो प्राइसिंग पावर रहती है, और उसके अंदर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी वो इजीली कंपनी जो है वो पास ऑन कर देगी। तो नेस्ले कोई भी डीप आता है तो मुझे लग रहा है कि बाय करना चाहिए। ठीक है, तो नेस्ले यहाँ पे रखिए नज़र, कोई भी डिप आता है तो आपको बाय करना है। और डाबर यहाँ से 50 पॉइंट्स की गिरावट अगर और हो तो फिर आप ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं। पर चलिए, इस बीच थैंक यू करना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट का, आयुष। आपका यहीं तक था समय। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते आते कोई डिस्क्लोजर जो कि आप देना चाहेंगे? जी, जो भी मैंने स्टॉक रिकमेंड किए हमने अपने क्लाइंट्स में यहाँ पे रिकमेंड किए, लेकिन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष ये डिस्क्लोजर के लिए भी। पर आयुष की जगह अब हमारे साथ रत्नेश गोयल जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करेंगे। रत्नेश, वेरी गुड मॉर्निंग। कुछ ही समय है मार्केट्स ओपन में, बताइए क्या रहेंगे आपके आज की कॉल्स? वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी मुझे ऐसा लगता है कि बाजार थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी जिस तरह से इंडिकेटर थोड़ा सा डाउन खुलने को वापस से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। बाय रिकमेंडेशन रहेगी इफ्का लैब पे। इफ्का लैब में काफी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 1240 का स्टॉप लॉस लगा के 1320 रुपए के टारगेट यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। एक ही शेयर है क्या रत्नेश जी? इफ्का लैब एक ही शेयर दोगे आज? हाँ डिम्पी जी, अभी एक ही शेयर देंगे, बाकी फिर बाजार खुलने के बाद में 2-3 शेयर आप बोलोगे तो और दे देंगे। और इसकी भरपाई मैंने, आपको याद हो तो कभी आपके साथ में क्लोजिंग सेशन में था, इस वीक में आपको ध्यान हो तो बीएससी के और लिंडो मैंने 3 दिए थे, तो उसकी भरपाई, उसकी आज मैं वो कमी हाँ हाँ। मतलब उसको कंसिडर कर रहा हूँ कि इसलिए एक शेयर दे रहा हूँ मैं आपको। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं। मेरे को ऐसा नहीं है कि ज़्यादा शेयर चाहिए, बस मेरे को पक्के शेयर चाहिए। आपने इफ्का लैब दे दिया, और मैं बताऊं आज आदित्य भी आपके जोड़ीदार हैं, उन्होंने भी इफ्का लैब दिया है। कल ना चलते चलते मैं भी इसको शेयर को देख रहा था, मैंने इसके चार्ट देखे हुए हैं, तो मेरे को भी बहुत बढ़िया लगा। तो आपके लिए इफ्का लैब भी काम कर जाएगा। देखिए, कम शेयर भी होंगे ना तब भी काम बनेगा। और वैसे भी आज तो मार्केट के अंदर थोड़ा गैप डाउन होगा, और एक गैप डाउन के बाद थोड़ा बाजार संभालेगा ना, तो फिर आप पार्टिसिपेट अच्छे से करना। अगर नहीं संभालता तो फिर रुकना भी ज़रूर। हाँ, हो सकता है थोड़ा डीप ना ले जाए अपने आप को। आगे करते हैं, एक काम और कर लेते हैं, कुछ एक और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स वाले ऐसे वाले कुछ शेयर्स हैं, वो भी एक बार ज़रा पता कर लेते हैं। सारे टेक्निकल मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, मैं आपसे कर रहा हूँ ज़रा शुरू, एक दो शेयर ज़रा चेक करना आप। हाँ, आप चेक करो ज़रा एक बार कफोर्ज को। कफोर्ज चलेगा क्या? कल की क्लोजिंग तो ठीक हुई है कफोर्ज की, रिपोर्ट भी अच्छी है। कोफोज अच्छा लग रहा है चार्ट पे। इसको बाय कर सकते हैं। अभी प्री ओपनिंग में प्राइस कैसे सेटल होते हैं आइडिया नहीं है। ऑल्दो कल नैस्डैक में भी ट्रेंड नेगेटिव था, बट चार्टिकली इसमें पॉजिटिव व्यू बन रहा है। तो लेवल बेस अप्रोच फॉलो करेंगे। 5900 पे 900 के ऊपर जाए तो इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहिए इसमें 5700 का, और टारगेट रहेगा इसमें 6200 से लेके 6400। ठीक है, दो शेयर हो रहा है मेरे पास लिस्ट में, कल जिनकी क्लोजिंग अच्छी हुई है कि आज भी चलेंगे। एक बार रत्नेश जी आप ही देखिए जरा, मैं आपको दिखाता हूँ। एक है साइंट, सी से शुरू होगा सर, CYIENT, साइंट। एक बार जरा दिखाना, कल का ब्रेकआउट भी है, हमने अपनी स्क्रीन पे दिखाया भी था कल का ब्रेकआउट। यस, ये वाला शेयर सर, एक बार जरा इसको चेक करना। बिल्कुल डिम्पी जी, कोई शक नहीं है इसमें, परफेक्ट काउंटिंग फॉर्मेशन है। यहाँ पे डेली चार्ट पे 200 का सपोर्ट लेकर आउट परफॉर्म कर रहा है बाजार को। तो बिल्कुल अगर ये नीचे में आज में मिल जाता है, अगर ये 2130-40 के आसपास मिल जाए तो काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पे पोजिशनल कॉल ले लेना चाहिए इसमें, तो बिना कुछ ज्यादा विचार करे 2070 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, यहाँ पे 2300 रुपए तक के टारगेट बन जाएंगे।
ठीक है, एक और शेयर भी मैंने कल क्लोजिंग में पता किया था, आज उसकी स्ट्रेंथ फिर से चेक करवाने की ज़रूरत है। उस शेयर का नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये थोड़ा पॉलिसी से इम्पैक्ट वाला शेयर भी है, एक बार चेक करेंगे आप मिस्टर भागवत। LIC हाउसिंग, कल की क्लोजिंग तो ठीक थी, आज की ओपनिंग भी बुरी तो नहीं हो रही है? जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस कल की क्लोजिंग ठीक थी, बट अगर आप ओवरऑल चार्ट देखें तो 660 660 बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है। दो सिनारियो ऐसे हुए फरवरी महीने से कि जहां पे रिजेक्शन मिली है ये भाव को, और वहां से काफी स्टीप करेक्शन दिखा है। तो मैं कहूंगा फिलहाल आप इसे अवॉइड करिए अगर ट्रेडिंग का नजरिया है आपका बाय करने का। डिप जरूर मिलेगा, डिप आता है तो 615 620 तक मिल सकता है, तो उसके लिए आप वेट करें। 620 के ऊपर, 660 के ऊपर सॉरी ब्रेकआउट होता है तभी रिव्यू कर लेंगे। फिलहाल वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी बनाइए LIC हाउसिंग फाइनेंस में। ठीक है, पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 9 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का कि आज कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में। 9 बजे के नवरत्न शेयर्स लेकर जुड़ चुके हैं हमारे साथ शरद बताइए कहाँ पे रहेगी नजर? जी बिल्कुल, आज जो नज़र रहेगी वो रहेगी BFSI नेम्स पे, स्पेशली जो उनके Q4 अपडेट्स आए हैं उनको लेके फोकस में रहेगा। और ऑफकोर्स रियलिटी स्टॉक्स में भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं। 9 के नवरत्न में सबसे पहला स्टॉक रहेगा बजाज फाइनेंस। यहाँ पे जो है ओवरऑल ऑपरेशनल नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिले। कस्टमर फ्रेंचाइजी जो होते हैं आंकड़े 20% के ऊपर ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है, नए लोन्स में ग्रोथ आया, AUM 34% बढ़ा है और डिपॉजिट बुक देखें तो ये 35% बढ़ा है, 60,000 करोड़ के ऊपर चला गया ये आंकड़ा। बंधन बैंक के जो है बहुत स्ट्रॉन्ग अपडेट भी देखने मिले हैं। एडवांसेस और डिपॉजिट्स 18 से 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। और वही अगर उनकी बात करें एसेट क्वालिटी पे, वहाँ पे इंप्रूवमेंट आई और कासा रेशियो भी इंप्रूव किया लगभग 100 बेसिस पॉइंट से सीक्वेंशियली बेसिस पे। आवास फाइनेंसियर्स स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन यहाँ पे भी अच्छी मूवमेंट आई है। डिसबर्समेंट्स, AUM में बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने मिली है। चौथा स्टॉक रहेगा प्रेस्टीज एस्टेट्स का। यहाँ पे 21 एकड़ की ज़मीन ली है बेंगलुरु में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए, 450 करोड़ का कॉस्टिंग है और वो एक्सपेक्ट करे कि जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू आता है इन प्रोजेक्ट से वो 4,500 करोड़ का रहेगा। और हाल ही में कंपनी ने NCR में भी लैंड लिया था और प्रवेश किया था। आज ही सुबह कल्याण ज्वेलर्स का भी अपडेट आया है। फोर्थ क्वार्टर में रेवेन्यू रेट बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, 34% कंसोलिडेटेड बेसिस पे, स्पेशली इंडियन ऑपरेशंस में बुलिश नज़रिया। और इम्पोर्टेंटली जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होती है वो अनुमान से बेहतर आया है। वित्त साल 2025 के लिए भी Q1 का जो उनका आउटलुक है उसमें भी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। एक छोटी कंपनी है राशि पेरिफेरल्स जिसका मार्केट कैप होता है 2200 करोड़ रुपए, उनको लगभग 1511 करोड़ का जो है एक बड़ा ऑर्डर जो है आपका NMDC के डेटा सेंटर से देखने मिला है। कंपनी जो है IT सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स में डील करती है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑर्डर साइज है वो लगभग 75% मार्केट कैप का ही है। तो इस स्टॉक को भी आप ज़रूर फोकस में रखिएगा। और इसके अलावा 7वां स्टॉक रहेगा मैक्रोटेक डेवलपर्स। शानदार Q4 अपडेट्स देखने मिले हैं। प्री सेल्स 40% भागा है, सबसे हाईएस्ट प्री सेल्स रिकॉर्ड किया है आपके जो मार्च क्वार्टर में। और जो कलेक्शंस है यहाँ पे 20% भागा है। FY24 का जो गाइडेंस है नए एडिशंस का उसके बेसिस पे भी उन्होंने एक्सीड कर दिया है। सिटी का भी रिपोर्ट आया है। हमारा जो 8वां स्टॉक है बिग बोल्ड ब्रोकरेज, उसमें बाटा फोकस में रहेगा। सिटी का रिपोर्ट आया है, मेंटेन सेल रखा है, टारगेट प्राइस है 1000 रुपये प्रति शेयर और जो अगले 90 दिन में जो है स्टॉक में गिरावट देखने मिल सकती है, तो एक कैटलिस्ट वॉच उन्होंने कहा है। और चौथे तिमाही की अर्निंग्स में इम्पैक्ट देखने मिल सकता है और वैल्यूएशंस पे भी सवाल आए हैं। हमारा आखिरी स्टॉक खबर, इस पे जो है फोकस करने वाले हैं वो होने वाला है कैम्प्लास्ट सनमार। इस कंपनी में जो है जो दूसरी फेज़ है कस्टम मैन्युफैक्चरिंग की, एक्सपेक्टेड है कि वो कंप्लीट हो सकती है आने वाले हफ्तों में। और याद रखिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो लास्ट टाइम उनका फेज़ 1 जब कंप्लीट हुआ था सितंबर में, तब उनका जो कैपेसिटी था वो लगभग 1000 मिलियन टन्स पर एनम था। अब जो है वो 4,500 मिलियन टन्स पर एनम आ जाता है। तो यहाँ पे कैपेसिटी जो एक बड़ी है उसकी जो है कंप्लीशन हो रही है। और इम्पॉर्टेंटली इस सेगमेंट से जो रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन है वो लगभग 1000 करोड़ का रह सकता है अगले 3 से लेकर 4 साल में। तो ये 9 स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे रहेगी नज़र और खबर के दम पे कैम्प्लास्ट सनमार्क यहाँ पे भी फोकस रहेगा। पर जैसा कि शरद ने बताया कि Q4 अपडेट्स कई सारे काउंटर्स पे आए हैं, उनमें से है बंधन बैंक। हमने इंडसइंड बैंक पे राय ली थी और बजाज फाइनेंस पे भी। पर आदित्य एक बार क्विकली बंधन बैंक के भी चार्ट्स चेक कीजिए क्योंकि कल हमने देखा था कि अपडेट्स के पहले ही लगभग 4% की तेज़ी यहाँ पे आई थी। अच्छे अपडेट्स हैं, ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है ये काउंटर। आज के लिए कौन से लेवल्स ध्यान में रखें?
देखिए बंधन बैंक में मेरे हिसाब से अभी हाल फिलहाल अवॉइड करनी चाहिए तेजी इस लेवल पे। एक ब्रेकआउट अगर आता है 202 के ऊपर तो बाय करें, स्टॉप लॉस रखे 195 का और टारगेट रहेगा 210 से 215। ओके, तो बंधन बैंक फिलहाल इन स्तरों पे थोड़ा सा अवॉइड करके ही चलने की राय है। साथ ही एक और काउंटर है राशि पेरिफेरल्स। यहाँ पे खबर पे यहाँ पे भी हम एक्शन देख पाएंगे क्योंकि एनएमडीसी से डेटा सेंटर के लिए लगभग 1500 करोड़ का ऑर्डर मिला है। एक बार रत्नेश इसका चार्ट चेक करेंगे। देखिए 7% की तेजी के साथ ये काउंटर शुरुआत कर रहा है। एक बड़ा ऑर्डर एनएमडीसी की तरफ से हम आते हुए देख रहे हैं। 1500 करोड़ का तो ऑर्डर ही है, जबकि इसकी पूरी मार्केट कैप करीब 2200 करोड़ के आसपास है। कौन से लेवल्स यहाँ पे ध्यान देखें और क्या काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है इसका चार्ट? रत्नेश, क्या राशि पेरिफेरल्स पे राय दे पाएंगे? माफी चाहूंगा, इसका मैं थोड़ा सा फाइल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके ओके, अक्षय क्या आपको मिल पा रहा है राशि पेरिफेरल्स? जी मिल पा रहा है चार्ट। जितना डेटा है थोड़ा लिमिटेड डेटा है कि कुछ बड़ा व्यू बना है। शॉर्ट टर्म में देखूं तो स्टॉक 380 से लेके 300 तक पिटा हुआ था। 50% रिकवरी करा इसने न्यूज के चलते, जो आज अपने खुलासा किया न्यूज का गैप अप हो रहा है। तो मैं कहूंगा जिनके पास है ट्रेडिंग का नजरिया है वो अपना मुनाफा बांध ले ये स्टॉक में। 355 360 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। बाकी ओवरऑल चार्ट चौपी है और लॉन्ग टर्म का व्यू लिमिटेड डेटा की कारण मैं नहीं बना पाऊंगा। बट मैं कहूंगा कि एक बार आप 355 360 के आसपास है, जिनके पास है वो प्रॉफिट बुक कर ले। नई खरीदारी करने की मैं राय नहीं रखूंगा। ओके, तो ये है सलाह राशि पेरिफेरल्स पर। अभी हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, इस वजह से चार्ट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन खबर के चलते आज स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। इस पर आप नज़र रखिए स्टॉक पर आज के लिए। एक बार ट्रेंड पर भी नज़र डाल लेते हैं। ये स्टॉक भी कल के दिन मोमेंटम में था। निमेश जी, क्या सलाह बन रही है? कल हमने 4000 के ऊपर के भी लेवल्स देखे ट्रेंड में। आज अभी के लिए क्या व्यू बन रहा है आपका? एंट्री लेके जाना चाहिए इसमें? देखिए ट्रेंड ने जिस तरह से एक शानदार तेजी देख ली और मुझे लग रहा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो डेफिनेटली आपको एक साथ बाइंग करने से अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक काफी महंगा है, काफी पॉजिटिव न्यूज ऑलरेडी फैक्टर हो चुके हैं और वैल्यूएशन वाइज भी देखें तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फ्रेश एंट्री पॉइंट जो है ये लेवल पे नहीं बन रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक और आपने लोअर लेवल से एंट्री की हुई है तो आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। बट मेरा व्यू यहाँ से जो है वो ट्रेंड के अंदर इतना बुलिश नहीं है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिविटी ऑलरेडी फैक्टरिंग हो चुकी है। तो अगले क्वार्टर्स के रिजल्ट आएंगे वो देखेंगे किस तरह से आता है। बट फ्रेश एंट्री पॉइंट यहाँ से नहीं बन रहा है, वो क्लियर है। ठीक है, तो ये है सलाह ट्रेंड पर आपके लिए। लॉन्ग टर्म निवेशक पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। जिनके पास है होल्ड करिए, जिनके पास नहीं है फिलहाल फ्रेश एंट्री की सलाह इस स्टॉक में नहीं दी जा रही है, ट्रेंड के स्टॉक में। चलिए, अभी कुछ मिनट रह गए हैं मार्केट की ओपनिंग में और प्री ओपन जो सेशन है वो भी फ्रीज हो चुका है। निफ्टी के लेवल्स भी अगर देखें तो 22,500 के जो पहले टिक्स आ रहे हैं 22,500 के नीचे यहाँ पर शुरुआत होते हुए दिखा दे सकती है निफ्टी की। ये कुछ ऐसा व्यू निकल कर आ रहा है और गैप डाउन ओपनिंग हम एक्सपेक्ट करके भी चल रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं है। डिम्पी, क्या व्यू बन रहा है आपका? ये जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें आप कैसे देख रहे हैं आज के लिए? देखिए, मार्केट बहुत ज़्यादा बड़े गैप के साथ तो नहीं खुल रहा, यह है पहला प्लस पॉइंट। और हैरानी की बात आपको बताऊं, बैंक निफ्टी भी दिखाई बकायदा वो तो हरे निशान में खुल रहा है। बैंक निफ्टी बकायदा हरे निशान में खुल रहा है। निफ्टी के पास बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इन पॉइंट्स पे एक पॉइंट बोलूँगा ज़रूर। वो इसलिए क्योंकि आपको ना भी थोड़ा रुकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार आप ही जीतेंगे, हर बार गैप डाउन नहीं होगा तो आप फिर उड़ाते हुए लेके जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। ये एक ना रेजिस्टेंस वाला एरिया है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे एकदम से साफ मामला है, आप उठा के लेके चले जाएंगे और आगे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए थोड़ा इस रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करना सीखें। और यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि 1 मिनट के लिए रुक जाना चाहिए। देखिए, आपको हमने जब 22,500 550 तक लेके आए तो आपको कभी एक बार भी मना किया कि आप मत लो? आपसे कहा कि बना के रखो, पोजीशंस को लेके रखो, होल्ड करके रखो, बाइंग ऑन डिप्स करो।
कई बार तो हमारा इतना बोल दिया होता है कि कई बार अब सामने वाले को लगता है भाई साहब का एक ही शब्द है, लगता है बाइंग ऑन डिप, लेकिन इतना करवाया आपको कि यहाँ तक तो हम वैसे ही ले आए। लेकिन यहाँ की जर्नी के लिए ना फ्यूल चाहिए। मैं आपको बताऊं, ओपन इंटरेस्ट एक तरह का फ्यूल होता है, मार्केट के अंदर बस वो नहीं है, मार्केट थोड़ी लाइट पोजीशन पे है। इसलिए आज की जो गिरावट है मैं इसको हल्का सा थोड़ा और देखना चाहूँगा, और मेरे को कम से कम 15 से 20 मिनट चाहिए इसको चेक करने के लिए। मैं आज खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, आज मेरा कंफर्ट जोन नहीं आ रहा कि मैं खुलते ही प्लस करूँ, मेरे को कंफर्ट नहीं आ रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी पे मैं थोड़ा बुलिश हूँ, बैंक निफ्टी पे मैं बाइंग ऑन डिप्स करने में ज़्यादा अपने आप को एग्रेसिव समझता हूँ, और मैंने आपको कई बार बोला है कि मैं यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव रह के, और हमने बैंक निफ्टी आपको प्लस भी करवा दिया था 47,300 पे, आपको याद होगा, आप नहीं थे ओपनिंग में, पूजा सृष्टि को शायद ध्यान होगा, हमने एक लॉट प्लस करवा दिया था, और कल में देखा 48,000 के लेवल भी हमको देखने को मिल गई। वैसे तो हमारे टारगेट सारे अचीव है, और इसके पीछे की फोर्स भी दिखाता हूँ, जरा दिखाइए जरा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक आज फिर से हरे निशान में, कल आपको पता ना वो 3% ऊपर था, तो HDFC बैंक ने आज फिर से बैंक निफ्टी को मजबूत रखा। एक और चीज़, एक लगे हाथ ना आप ICICI, एक्सिस, कोटक और SBI, इन चारों बैंकों को और दिखा दो स्क्रीन पर। इन चारों बैंकों को दिखाने की वजह यह है कि आपको थोड़ा मोटा मोटी और आइडिया लग जाएगा कि बैंक निफ्टी का सिर्फ HDFC के ही दम पर चल रहा है या फिर और बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ICICI, एक्सिस, कोटक और एक SBI। और आप बैंक देखोगे ज़्यादा गिरावट नहीं है, बल्कि ज़्यादातर शेयर लाल निशान में है, इकलौता HDFC ऊपर है। इसलिए मैं बैंक निफ्टी के लिए भी थोड़ा वेट करूंगा। मेरे को दोनों ही जगहों पर आज वेट करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। मैं फिर भी अपना स्टांस आपको क्लियर कर दूं, मेरे को बैंक निफ्टी ज़्यादा कंफर्ट लगता है, मेरे को बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है। आज इवेंट है, आपको 300-400 पॉइंट की वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी पे। बी अवेयर, सावधान, पोजीशंस ले रखी है, होल्ड करके रखें। कोई झटका, कोई डिप लगेगा तो आप 47,800 के आसपास लेंगे तो आपका कंफर्ट जोन काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इसलिए ओपनिंग पे आज मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच करूंगा। आप अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लो, अगर आपको लगता है कि उनको बाय करना है तो आप बाय करो, उनको लगता है सेल करवाना तो सेल करवाओ। हमारी तरफ से ना है, हम तो कुछ नहीं करेंगे, अभी सिर्फ बैठेंगे 15-20 मिनट वेट। हो सकता है पॉलिसी को भी लिए वेट करूं। मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है मार्केट के अंदर उतर के हीरो बनने की या फिर रॉबिन हुड बनने की। खैर 35 सेकंड के बाद आपको मार्केट ओपन करता हुआ दिखेगा। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से शेयर ऐसे हैं जो कि आपको स्ट्रेंथ दिखाएंगे आज शुरुआत में ही। अगर आप उन शेयर्स की सूची चेक करेंगे तो आपको दिखेगा आज आवास फाइनेंशियल जिस पे खबर थी वो चलेगा, नेस्ले इंडिया 1% ऊपर खुलेगा, पावर ग्रिड खुलेगा ऊपर, आज HDFC ऊपर खुलेगा, NTPC ऊपर खुलेगा। आज जो कमज़ोर खुलेंगे वो है सिप्ला, हीरो मोटोकॉप पे खबर आई हुई है 605 करोड़ रुपए की ऑर्डर की। हिंडाल्को प्रॉफिट बुकिंग करवाएगा, कल का टॉप गेनर था ये। BPCL आपको पता है क्रूड के दाम ऊपर हैं। तो ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जो आज को मैंने आपको ओपनिंग क्लोजिंग के बता दिए। 996 शेयर आज ओपन हुए हैं। 28 पॉइंट की बढ़त के बाद दूसरा टिक 36 पॉइंट का आ गया। बस मैं इसी चीज़ की वेट कर रहा था। अब देखो 51 पॉइंट नीचे है, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं 22,000 थोड़ा और नीचे देखूंगा उसके बाद। अब आप देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी 142 पॉइंट का कट लग चुका है और 75 पॉइंट नीचे आ गया निफ्टी देखते ही देखते। नहीं तो पहला पॉइंट क्या था, सिर्फ 28 पॉइंट था। यही चीज़ की मेरे को और वेट करनी है। मैं एक बार 22,400 350 के लिए वेट करूंगा। मिलेगा नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं स्टॉप लॉस भी लगाऊंगा अपना 22,300 का, बट मैं 350 के लिए एक बार वेट करूंगा और हो सकता है 400 पे भी अपना फैसला ले लूँ मैं। लेकिन अभी 440 पे तो मैं फैसला नहीं लूँगा। दूसरा 47,900 के ऊपर आ गए। जब तक अब 48,000 वापस रीगेन नहीं करता मैं, मेरे को बैंक निफ्टी भी मेरा थोड़ा सा मोमेंटम अभी डिप का ही रहेगा। मेरे को लगता है कि 47,800 के आसपास हम भरे माल तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये ओपनिंग का सौदा हमने इंडाइसिस का रखा। अब मैं शेयर्स दिखा देता हूँ आपको। मैं आज आप शेयर्स के हिसाब से देखेंगे तो नेस्ले इंडिया दिखाइए स्क्रीन पे, पावर ग्रिड दिखाइए, NTPC दिखाइए, इंडसइंड बैंक दिखाइए। इंडसइंड बैंक सरप्राइजिंगली आज ज़्यादा गिरावट के साथ नहीं है। HDFC और इंडसइंड बैंक इन दोनों को ना, एक तो वेटेज वाला हो गया। इंडसइंड बैंक को बोला जाता है कि अगर आपको बैंक निफ्टी समझना है तो आप इंडसइंड बैंक को समझना सीख जाओ। जिस दिन आप इंडसइंड बैंक को समझना सीख गए बैंक निफ्टी आपको बहुत आसानी से समझा देगा। अभी भी 50 पॉइंट की गिरावट है, थोड़ा वेट करने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपके वित्तीय सलाहकार आपको राय दे रहे हैं तो आप उनके साथ भी जा सकते हो, ज़रूरी नहीं आप हमारी ही बात मानो। 1081 एडवांसेस अभी भी आपको दिख रहे हैं, लेकिन डिक्लाइंस की जो संख्या, जो गैप है इन दोनों में बहुत ज़्यादा नहीं है। 800 शेयरों का है, पलटा भी खा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज वीक वाले काउंटर्स में से अच्छा एक काम और करिए, जरा 2 बड़ी चीज़ें और दिखाइए। रिलायंस दिखाइए, LNT दिखाइए, TCS दिखाइए, इन्फोसिस दिखाइए और एक HUL दिखाइए। ये बड़े वेटेज वाले शेयर हैं, इनका शुरुआत में देखना बहुत ज़रूरी है। रिलायंस आपके फेवर में है, HDFC बैंक आपके फेवर में है, तो 2 आपके फेवर में हो गए। LNT 1% नीचे,
टीसीएस और इन्फोसिस भी दिखा दिया, आईटी का पार्टिसिपेशन पता लग जाएगा। टीसीएस नीचे है, इन्फोसिस भी दिखाना। आज हमारी कॉल भी थी मिस्टर भागवत की, वो कहते हैं कि इन्फोसिस चलेगा, पर वो भी दिखाओ, वो भी अभी ज़्यादा परसेंट नीचे है। तो थोड़ा वेट करने की थोड़ी और ज़रूरत है। इन दोनों का पार्टिसिपेशन आ जाए, टीसीएस और इन्फोसिस का, तो मैं अपने फैसले को हो सकता है 350 से 400 पे भी ले आऊँ और इंडेक्स को प्लस कर लूँ। लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई जल्दबाजी नहीं है, रीज़न भी आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये सारे के सारे कारण हैं। आ जाते हैं मैं जरा निफ्टी के इतर, यानी कि निफ्टी से हट के। अच्छा एक काम आप करो, जरा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दिखाना, जरा क्रूड का इम्पैक्ट चेक कर लें, और 2 टायर वाली कंपनी भी दिखाना, एक अपोलो टायर दिखाना, दूसरा सीएट। स्पीड से फायर करो प्रोड्यूसर साहब। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी। बीपीसीएल 1.5% नीचे, आईओसी भी दिखाओ और साथ ही साथ दिखाओ एचपीसीएल भी दिखाओ, 1.5-2% नीचे है। तो क्रूड अपना छाप छोड़ रहा है। एक बार दिखाओ अपोलो टायर्स, तो अपोलो टायर दिखाओ, सीएट दिखाओ, बीकेटी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दिखा दो आप। जेके टायर नहीं, सीएट दिखाओ, अपोलो टायर दिखाओ, ये कैश के शेयर्स मत दिखाओ। अपोलो टायर 1% नीचे, बीकेटी दिखाओ और एक बार जरा सीएट दिखाओ। इस सब में गिरावट आपको दिख रही होगी। तो मैं थोड़ा क्रूड वाले इम्पैक्ट को भी नोटिस कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, मेरे को थोड़ा रुकने पे ये भी मजबूर कर रहा है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। सीएट हालांकि हरे निशान में है। आ जाते हैं जरा निफ्टी के 100 वाले शेयर्स में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फिर से ऊपर आ गया, थोड़े डिफेंसिव शेयर ऊपर आ रहे हैं आज, ध्यान रखना। गोदरेज सीपी ऊपर आ गया, कोलपाल ऊपर आ गया, इसके अलावा टोरेंट फार्मा ऊपर है। ये वो शेयर हैं जहाँ पर आज स्ट्रेंथ है। तो ये सभी के सभी शेयर हैं। आपको हीट मैप दिखा देते हैं, फिर सृष्टि आपको बता देंगी छोटे मझोले शेयर्स के बारे में, और फिर पूजा आपसे ओपनिंग के ट्रेड फटाफट से मेहमानों से पता कर लेंगी कौन से बनते हैं। ये हीट मैप आप ऊपर के जो तीनों शेयर्स देख पा रहे हो, तीनों का नेचर डिफेंसिव इन नेचर है। डॉक्टर रेड्डीज, एसबीआई लाइफ, नेस्ले, ये तीनों के तीनों। और जो एग्रेसिव वाले हैं जिनका बीटा थोड़ा हाई है, वो आपको नीचे की तरफ दिख रहे होंगे, जैसे स्टील वाले काउंटर्स प्रॉफिट बुकिंग आ गई, हिंडाल्को प्रॉफिट बुकिंग आ गई, बीपीसीएल क्रूड का इम्पैक्ट दिखा गया, एलएनटी लूजर मेजर लूजर है, एक्सिस बैंक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हालांकि विप्रो के अंदर भी आज नुकसान है, मेरा मानना था कि विप्रो शायद आज ठीक रहता, लेकिन वो भी आपको प्रेशर दिखा रहा है। कुल मिला के थोड़ा वेट एंड वॉच करने की मेरे को तो भी ज़रूरत लग रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। 50 पॉइंट की गिरावट अभी भी है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा और नीचे मिल जाएगा तो मेरा ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन मैं बैंक निफ्टी पे ही पहला सौदा प्लस करूंगा निफ्टी की बजाय। और एचडीएफ साहब माफ़ कीजिए, टीसीएस और इन्फोसिस और मैं चेक करूंगा। मैंने अपनी लिस्ट बना दी है, आपके सामने भी रख दी बहुत ही ईमानदारी से, आप भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सृष्टि जरा छोटे मझोले शेयर्स बता दीजिए। चलिए ओके, तो छोटे मझोले शेयर्स का एक्शन आपके सामने एक करके रखेंगे। उसके बाद ओपनिंग ट्रेड्स भी समझेंगे हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ। तो यहाँ पर ऑयल इंडिया अगर देखें तो 2.5% की मजबूती है। रियल एस्टेट स्टॉक्स चुनिंदा चल रहे हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स में 2% की मजबूती है। डिक्सन टेक 1.5% ऊपर है। तो आज डिफेंसिव प्ले जो है वो आज चल रहे हैं। और फार्मा स्टॉक्स में हम देख रहे हैं, फार्मा स्टॉक्स से थोड़ा बहुत सपोर्ट नजर आ रहा है। एल्केम लैब्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इप्का लैब्स जैसे स्टॉक्स इस वक्त मजबूत दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात करें तो वोडा आइडिया आज भी नीचे है, करीब 2% की गिरावट है यहाँ पर। जेएसपीएल में 1.25% की गिरावट है। बैंक ऑफ इंडिया, डालमिया भारत, सेल में आज मुनाफा वसूली देखने को रही है। आरईसी, पीएफसी, एलएनटी फाइनेंस जैसे स्टॉक्स, तो एनबीएफसी स्टॉक्स भी आज कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं और वहां पर भी हम हल्की मुनाफा वसूली देख रहे हैं। अगर ओवरऑल मिड कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो वो आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और कुल मिलाकर एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी हल्का सुधार देखने को मिला है। इस वक्त करीब 1100 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो यह है इस वक्त का हाल मिड कैप स्टॉक्स का, और यहाँ पर ये भी हरे लाल निशान में इस वक्त फिसलते हुए दिखाई दे रहे। तो ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और खबरों के चलते हम यहाँ पर एक्शन देख रहे हैं। सृष्टि, अब आपके पास चलते हैं और ओपनिंग ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू। ठीक है, तो हमारे सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे लेंगे अब ओपनिंग ट्रेड्स। अक्षय, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग टिक के बाद कौन से स्टॉक्स पे है आपकी नज़र? जी, ओपनिंग ट्रेड्स में थोड़ा फार्मा सेक्टर में बढ़ोतरी दिख रही है। यहाँ पे एल्केम लैब्स को मैं डे ट्रेडिंग के लिए बाय करने की राय रखूंगा। 4943 के आसपास करंट मार्केट रेट है। इसका टारगेट आप करीबन 5040 या 5070 तक बना के चले। स्टॉप लॉस 4860 का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एल्केम लैब्स, यहाँ पे आप इसको प्लस कर सकते हैं। अक्षय की नज़र यहाँ पे है। सिप्ला पे भी हमने राय ली थी आदित्य से, और आदित्य ने बोलता कि यहाँ पे एग्रेसिव शॉट्स की अपॉर्चुनिटी ना देखें, और साथ ही साथ ओपनिंग के बाद एक शार्प
टिक निचले स्तरों से हम सिप्ला पे देख रहे हैं, तो आदित्य की जो राय थी वो एकदम ठीक हुई है। खुलते ही यहाँ पे आपको शॉर्ट की सलाह नहीं करने की वो सजेशन दे रहे थे। तो आदित्य, सिप्ला पे अपडेट और साथ ही क्या रहेंगे आपकी ओपनिंग ट्रेड्स? सृष्टि जी, मुझे लगता है कि निफ्टी में एक अच्छा शॉर्ट बनता है आज। तो मेरा आज का ट्रेड बेरिश साइड रहेगा निफ्टी पे। तो निफ्टी सेल किया जा सकता है 22,530 में, और स्टॉप लॉस रहेगा 22,660 का। ये फ्यूचर लेवल है, और टारगेट रहेंगे इधर 22,390। ओके, निफ्टी पे एक शॉर्ट ट्रेड आता हुआ यहाँ पे ओपनिंग के बाद हम देख रहे हैं 50 अंकों के साथ शुरुआत हुई है, पॉलिसी भी है, पर आदित्य को जो जिस तरीके का डेटा बिल्डअप लग रहा है, चार्ट पैटर्न, यहाँ पे एक शॉर्ट की सलाह दे रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स पे, और 60 से 70 पॉइंट्स की गिरावट आदित्य आते हुए देख रहे हैं। और रत्नेश, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन सी हैं आपकी ओपनिंग ट्रेड्स? बिल्कुल, जैसे मैंने क्लोजिंग ओपनिंग कॉल में एक ही दिया था, तो मैं उसकी भरपाई करते हुए यहाँ पे दो से तीन कॉल देता हूँ आपको ओपनिंग के लिए। तो सबसे पहले मेरा महिंद्रा लाइफ रहेगा। महिंद्रा लाइफ में मुझे काफी अच्छा कंसोलिडेशन राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। इसको ओपनिंग के साथ साथ पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं। 620 का स्टॉप लॉस लगा लें यहाँ पे, और यहाँ पे 700 रुपए के टारगेट आते हुए दिख जाएंगे। दूसरा रहेगा कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड में कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो कोचिन शिपयार्ड में भी कंटिन्यू तेजी की सलाह रहेगी। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे भी पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। 1060 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें यहाँ पे। मुझे टारगेट जो होते दिखाई देते हैं 1180 रुपए के दिखाई देते हैं। और तीसरा जो रहेगा थोड़ा कंडीशनल बाय रहेगा एबीबी। 6600 रुपए के ऊपर निकलता है तो फिर बाय करना चाहिए यहाँ पे। स्टॉप लॉस रहेगा 6540 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेंगे 6700 के। सारी कॉल्स रत्नेश की तरफ से भी आती हुई। कोचिन शिपयार्ड, ये काउंटर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी देखिए ऐसे बाजार में भी 3% से ज़्यादा की तेज़ी है। तो कोचिन शिपयार्ड पे कॉल आती हुई रत्नेश की, और साथ ही महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, यहाँ पे भी एक बाय कॉल 700 के टारगेट्स के लिए 620 का यहाँ पे आपको लगाना है स्टॉप लॉस। पर निमेश, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम देखें तो कई सारे केमिकल काउंटर्स में अच्छी तेज़ी है। केमिकल को लेकर आपका क्या नज़रिया है? ये क्या है जो तेज़ी हमने सिलेक्ट केमिकल काउंटर्स में पिछले हाल फिलहाल देखी है, क्या वो सस्टेन करते हुए नजर आएंगे? और कोई स्टॉक जो कि आप इस पूरे बास्केट में से सुझाना चाहेंगे? सृष्टि, देखिए केमिकल स्पेस के अंदर देखे तो जो इश्यूज थे वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के हिसाब से, और चाइना के अंदर पर्टिकुलरली जो इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही थी, वहां से डिमांड का इश्यू है। बट अगर आप पिछले 2 साल का नजरिया देखें तो काफी केमिकल्स कंपनी ने विदाउट राइजिंग डेट अपनी कैपेसिटी जो है एक्सपांड कर दी है। अगर आप देखें तो क्लीन साइज 140 करोड़ का कैपेक्स था 2022 में लेके आए, तो 2023 के एंड तक वो खत्म हो गया है। जिस तरह से अब वेट यही करना है कि डिमांड के जो है वो सिनेरियो कैसे इंप्रूव होता है और कितनी जल्दी इंप्रूव होता है। जैसे डिमांड सिनेरियो इंप्रूव होगा, मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन वाइज काफी केमिकल्स कंपनी है वो एक अच्छे लेवल पे मिल रही है। अगर ये महंगे मार्केट के अंदर हम लोग देखेंगे तो सस्ता जो मिल रहा है वो केमिकल स्पेस से मिल रहा है। तो मुझे अगर किसी के पास 6 महीने से 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और वो शांति से बैठ सकते हैं, तो केमिकल स्पेस के अंदर मुझे काफी अच्छी स्पेस लग रही है। इसमें से अगर एक बात करें तो क्लीन साइंस, हम लोगों ने जो बात की, क्लीन साइंस एनर्जी के अंदर भी 1370 के आसपास स्टॉक चल रहा है। मुझे लग रहा है कि मेजर नेगेटिविटी ऑलरेडी फैक्टरिंग हो चुकी है, और जैसे ही डिमांड आउटलुक पॉजिटिव होता है, मुझे लग रहा है 1750 तक के टारगेट प्राइस क्लीन साइंस के अंदर देखने को मिलेंगे। सेकंड पिक है कैमलिन फाइन की। देखिए स्टॉक 100 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। डाइस एंड पिगमेंट सेगमेंट के अंदर भी केमिकल कैमलिन फाइन के अंदर मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। 1 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली कैमलिन फाइन के अंदर बाय करना चाहिए। कर दो। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो आपको अभी बता भी रहे थे निमेश ठाकर, अलग अलग रीजनिंग के साथ साथ में। मैं आपको आज ओपनिंग का और फ्लेवर दिखाता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी ना वापस से हरे निशान में आ गया था। अभी गिरावट कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 पॉइंट की ही गिरावट है बस, और 26 पॉइंट का नुकसान अभी भी निफ्टी पर है। मेरा फिर से मानना है कि जब तक मेरे को इन्फोसिस और टीसीएस स्क्रीन पर लाल नहीं दिखेंगे तब तक मैं निफ्टी के अंदर एंटर नहीं करूँगा। इन स्पाइट ऑफ दिस कि रिलायंस अभी भी हरे निशान में है, HDFC भी है। रिलायंस की अपनी वेटेज है और HDFC की अपनी वेटेज है, बट टीसीएस और इन्फोसिस मेरे को और चाहिए निफ्टी पर अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है ये दोनों कभी ना कभी साथ छोड़ेंगे।
RIL और HDFC का, तो मेरे को साथ देने के लिए इन्फोसिस और TCS चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप देखेंगे तो बाजार के अंदर जो पहले रिकवरी के जल्दी जल्दी सिग्नल दिखा रहा है वो बैंक निफ्टी दिखा रहा है। निफ्टी के अंदर आपको रिकवरी के उतनी स्पीड से सिग्नल नहीं दिख रहे हैं, बल्कि बैंक निफ्टी खुला भी पहले हरे निशान में ही था। तो आज जब भी एक्सपेरिमेंट करना तो बैंक निफ्टी के साथ ही करना, जब ये पुल बैक के एक्सपेरिमेंट करने हो तो। अदरवाइज़ मैंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया, क्योंकि या तो मेरे लेवल्स पे वेट हो जाए या तो मेरे लेवल्स क्रॉस हो जाए। या तो मैं 550 की वेट करूंगा कि भाई 550 क्रॉस करके दिखाओ, या तो फिर मेरे को 400 या फिर 350 पे आके माल दो। इसके बीच में मैं कोई भी पोजीशन 100, 50, 60 पॉइंट के लिए मैं ये फालतू का ये फंसूंगा नहीं इसके बीच में मैं। और मैं बैंक निफ्टी के अंदर भी क्लियरली बैठा हूँ कि मेरे को 48,000 कितने देर और टिकाए रखते हैं ये देखते हैं, नहीं तो फिर मैं 48,000 के ऊपर, नहीं तो मैं 47,800 के आसपास बाय करूंगा, अदरवाइज अभी तो नहीं करूंगा। एक दो शेयर मैं आपको दिखाता हूं जो आज हमारे मेहमानों ने दिए हैं। जरा इप्का लैब दिखाओ तो। आज आपको पता है ना, आदित्य ने इप्का लैब के बारे में जिक्र किया था। इसके अलावा आज हमारे रत्नेश जी ने भी इप्का लैब आपको दिखाया था। इप्का लैब बकायदा हरे निशान में दिखेगा आपको, 2% ऊपर है, खुलते प्लस कर लिया तो बेनिफिट आज आपके अकाउंट में सीधा सीधा आ रहा है और उसमें बिल्डअप भी है। और ये फ्यूचर का शेयर है, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले इसका फ्यूचर्स का शीट्स खोल के चेक करिए। आप एक बार दिखा सकते हैं इप्का लैब की फ्यूचर वाली प्लेट, उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे ना तो आपको हरे निशान में दिखेगा। कहने का मेरा मतलब है कि वहाँ पे बाइंग हो रही है। जरा दिखाएं अपोलो टायर्स, आयुष की आज की कॉल थी, ये देखिए 6% का आपको दिख गया ओपन इंटरेस्ट। इंस्पाइट ऑफ दिस के डिस्काउंट है अभी भी, लेकिन 6% OI एडिशन और प्राइस एक्शन के साथ लॉन्ग डेट हो गया। आ जाते हैं दिलीप बिल्डकॉन। एक बार जरा आयुष का ये शेयर दिखाना। HPCL और अपोलो टायर्स तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा ही चुका हूँ कि इनमें आज वीकनेस थी शुरुआत से ही। एक बार जरा दिलीप बिल्डकॉन दिखाओ आप। आज एक शेयर मैं और मिस्टर भसीन का भी आपको दिखाना चाहता हूँ, वह है UPL। इसके बारे में हम भी आपको 3-4 दिन से लगातार जिक्र कर रहे थे कि UPL पे भाई प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये अपना बेस बना चुका है, अपना काम करेगा। UPL ऑलमोस्ट फ्लैट है, ठीक। साथ ही इसका एक और बड़ा भाई भी है टाटा केमिकल्स। मैं भी आपको ये नोटिस कराता हूँ, ये 2 शेयर हैं, दोनों केमिकल्स के शेयर हैं, लेकिन दोनों की तस्वीर धीरे धीरे करके ठीक होगी। टाटा केमिकल्स भी दिखा दीजिएगा और UPL भी दिखाइएगा। दोनों टर्न अराउंड कर सकते हैं, बट थोड़ा समय चाहिए इन दोनों को, ठीक, और कुछ नहीं है। कुल मिला के मार्केट के सेटअप में अभी भी निफ्टी के अंदर कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा, 60 पॉइंट नीचे है। और आज तो आदित्य बकायदा ये कह रहे हैं कि वो शॉर्ट करना चाहते हैं। हालांकि मैं नहीं, शॉर्ट तो मैं नहीं करूंगा, बट ये है कि मैं उनके कॉन्फिडेंस की दाद देता हूं कि इस तरह के मार्केट के अंदर वो काफ़ी एग्रेसिवली आके कह रहे हैं कि हम शॉर्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जरा कुछ एक और ट्रेड में चेक करवा लेता हूं कि जहाँ पे पोजीशंस बन रही है वहाँ पे क्या किया जाए। एक बार जरा आप एक शेयर दिखाइए जिसका नाम है ABB, 1% ऊपर है, बिल्डअप एक्शन आ चुका है, प्राइस एक्शन फॉलो करेगा इसको। एक बार रत्नेश भाई आप इसको चेक करेंगे। ABB आपकी लिस्ट में है ये मेरा अभी ओपनिंग कॉल भी दिया था मैंने, उसमें लगभग टारगेट के आसपास आ रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। और बिल्कुल इसमें एक हाई फॉर्मेशन बना हुआ है और फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, तो इसमें बिल्कुल एक तेजी की सलाह, पोजिशनल एज वेल फॉर इंटरडे ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड लेना तो 63 रुपये का स्टॉप लॉस लगा ले। जैसा मैंने कहा 6700, 6800 ये कुछ लेवल हमको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भागो जी आप, हाँ ओके ठीक है भागो जी आप बंधन बैंक चेक करेंगे आप एक बार जरा। बंधन बैंक, बंधन बैंक पॉजिटिव ओपनिंग है, पर ओपनिंग के बाद थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है स्टॉक। ब्रॉडली 180 से 200 का लास्ट 4 दिन में मूव हुआ, तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रेंथ जो है बहुत ही तेज है। बस सही एंट्री का मौका ढूंढना है। हल्का सा डिप अगर 195, 192 ये रेंज में मिले तो रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ अच्छा बनेगा। शॉर्ट टर्म व्यू 210 के टारगेट की ओर संकेत कर रहा है, तो 210 का टारगेट, 187 का स्टॉप लॉस। हल्का सा डिप मिले तो एंट्री करे 195 के आसपास। एक काम आप कीजिए, जरा एडवांस डिक्लाइन वाली रेशियो जरा विक्स भी दिखाइएगा। मैंने आपको बताया था कि 11.5 का विक्स है, ये अति टूट चुका है, यहाँ पे थोड़ा गेन आना चाहिए। आज विक्स के अंदर गेन आ रहा है, ये करीब 3% ऊपर होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया, यस 3% ही ऊपर है इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स 3% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो अभी भी आपके फेवर में नहीं, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। और मैंने आपको सुबह 90,000 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शंस के बारे में बताया हुआ है कि जब जब हेज पोजीशन के साथ IFIs या तो पोजीशन को बढ़ा ले या तो वही रखे, लेकिन हेज का नंबर बढ़ा देगा तो बाजार का बेस बना रहेगा। चले ना चले वो एक अलग बात है, बट बाजार बेस बना देगा। ये बेस आज आपको फील गुड करवा रहा है। आप ग्लोबल मार्केट से वीक संकेत लेके आए, लेकिन मार्केट का बेस कितना ब्यूटीफुली काम कर रहा है और आपको बेस में कोई क्रैक नहीं दे रहा।
तो वेट एंड वॉच करते हैं थोड़ी देर के लिए और बार बार 48,000 के ऊपर आके हरे निशान में बैंक निफ्टी आ रहा है, लेकिन आपको अपने मन को और अपनी भावनाओं को थोड़ा को कंट्रोल करके रखना है। देखते हैं क्या होगा आगे चलकर। एक शेयर में कैश का और पता कर लेता हूं, उसके बाद फिर सृष्टि और पूजा के पास भी काफ़ी सवाल हैं। असाही इंडिया ग्लास, आपको ध्यान है कल हमने इसके बारे में पता किया था इसी शो में, इसी समय ऑलमोस्ट खुलने के बाद ही आज वो शेयर 7% ऊपर है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम असाही इंडिया ग्लास ने दिया, ये आप देख पा रहे होगे 8% ऊपर है। ये कल में अगर आदित्य कल में किसी ने अगर प्लस कर लिया तो ठीक है, आज तो महंगा हो गया ना 8% कि अभी और चलेगा। इंडस्ट्रीज असाही इंडिया ग्लास, आदित्य सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है? यस। मुझे लगता है स्टॉक को अभी भी बाय कर सकते हैं 613 में। स्टॉप लॉस रहेगा 580 का और टारगेट रहेंगे इसमें 640 से लेके 650। और एक और चीज, अभी सृष्टि जी ने मुझसे सिप्ला का अपडेट मांगा था, तब चार्ट नहीं खुल रहा था, बट मुझे लगता है ये सिप्ला यहाँ से भी एक अच्छा कैंडिडेट है। सुबह मैंने सेलिंग के लिए एक अवॉइड कॉल दिया था क्योंकि फार्मा इंडेक्स में एक अच्छी तेजी चल रही है। आज सारे फार्मा काउंटर प्लस है, इप्का लैब्स, एल्केम, डॉक्टर रेड्डी, बहुत सारे काउंटर प्लस है। तो सुबह मैंने अवॉइड कॉल दिया था सेल का, पर अभी यहाँ से मैं एक बाय कॉल भी देना चाहूंगा सिप्ला पे। इसको यहाँ से खरीदा जा सकता है 1470.60 में और स्टॉप लॉस रहेगा 1435 का और टारगेट रहेंगे इसमें 1500 से लेके 1520। खरीदारी करके चलिए। आज फार्मा स्टॉक्स चल भी रहे हैं। सिप्ला में खबर थोड़ी नेगेटिव थी, लेकिन शरद ने आपको एनालिसिस करके बताया भी था कि इतना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि जिस प्लान के लिए आपत्तियां जारी हुई हैं उससे सिर्फ 5% योगदान आता है, तो इस वजह से सेंटीमेंट इम्पैक्ट आया, हमने देखा भी वो, लेकिन उसके बाद देखिए रिकवर हो गया ये स्टॉक और अब आदित्य की तरफ से यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। एक स्टॉक आवास फाइनेंशियल्स देखिए, ये भी ऊपर आ गया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आंकड़े आए जो क्वार्टरली अपडेट आए उसमें और 6% तक की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिली है शुरुआती ट्रेड में। अक्षय जी, क्या सलाह देंगे आप आवास फाइनेंशियल्स में, और तेज़ी के लिए अभी रुके या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके अब निकल जाना चाहिए? आवास फाइनेंशियल में अभी प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा अगर आप शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग का नजरिया हो। नई खरीदारी के लिए यहाँ पे थोड़ा कंफर्ट नहीं बैठ रहा मेरा, थोड़ा डिप अगर मिले तो सही रहेगा एंट्री, तो प्रॉफिट बुक करें आप 1530 1540 के आसपास रेट्स है, तो यहाँ पे आप बुक कर ले 1500 के आसपास, जब भी मिले आपको तभी आप री एंट्री की सोचे, तो प्रॉफिट बुकिंग का राय रखूंगा आवास फाइनेंस। ठीक है, तो अभी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, चल चुका है, अगर आपने कर ले लिया होगा तो अब प्रॉफिट बुक करके निकल जाने की सलाह स्टॉक से। आज इंश्योरेंस स्टॉक्स भी चल रहे हैं, एसबीआई लाइफ ऊपर है ही, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी करीब 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। रत्नेश जी, कोई सलाह इंश्योरेंस स्टॉक्स में कहीं पर ट्रेड लेने की? इसमें इंश्योरेंस स्टॉक्स में काफी अच्छे, थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद में मोमेंटम वापस से आया है, तो जो सबसे जिसने ब्रेकआउट दिया है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि सब आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इसके अंदर बिल्कुल एक थोड़ा सा एक कंडीशनल बाय रहेगा। 625 626 के ऊपर निकलता है तो वहाँ पे बाय लेने की सलाह रहेगी मेरी। 614 रुपए के स्टॉप लॉस से ऊपर जो टारगेट बनेगा वो 600 पोजिशनल टारगेट बन सकते हैं 650 से 660 तक के। ठीक है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, तमाम इंश्योरेंस स्टॉक्स आज ऊपर हैं, तो इस पर आप नज़र रख सकते हो। इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अच्छा लग रहा है, यहाँ पर तेज़ी करके जा सकते हैं। निमिष जी, आज क्या सलाह होगी आपकी सरकारी बैंकों में? वहाँ पर भी अच्छी बाइंग इस वक्त नज़र आ रही है पॉलिसी के पहले। कोई पीएसयू बैंक में अगर कहीं एंट्री लेनी हो तो क्या पॉलिसी के बाद आप कोई डिसीजन निर्णय लेंगे या फिर इस तेज़ी में कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको एंट्री लेने के लिए? देखिए, पीएसयू बैंक्स के वैल्यूएशन अभी भी मुझे लग रहा है कि काफी रीजनेबल है। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो कैनरा बैंक और पीएनबी मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पीएनबी के अंदर मुझे लग रहा है कि 170 तक के लेवल शॉर्ट टू मीडियम मूवमेंट देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी डीप आता है पॉलिसी के बाद तो मुझे लग रहा है कि पीएनबी के अंदर बाय करके चलना चाहिए। कैनरा बैंक में भी मुझे लग रहा है कि जिस तरह से डीमर्जर की बात है, कहीं ना कहीं स्टॉक में वैल्यूएशन जो है वो अभी भी एक रीजनेबल लेवल पे है। तो कैनरा बैंक में भी मेरा भी बुलिश है। कैनरा बैंक के अंदर भी ये लेवल्स में बाय करने का रेकमेंड करूंगा और कोई भी डीप आता है तो वहां पर बाय करके चलना चाहिए। तो इस बीच आप देखिए कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास आरबीआई हेडक्वार्टर्स में प्रवेश करते हुए कुछ ही समय
आरबीआई पॉलिसी की कमेंट्री पे रहेगी हमारी नजर। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि रेट दरों में कोई भी बदलाव नहीं होगा। 6.5% पे जो रेपो रेट है वो बरकरार रहेगा, पर जो स्टैंस है क्या वहां पे कोई बदलाव आता है नहीं, इस पे हमारी पैनी नजर रहेगी। साथ ही इन्फ्लेशन और ग्रोथ को लेके क्या कुछ कमेंट्री आती है आरबीआई की तरफ से, ये भी समझेंगे। अभी फिलहाल अगर इंडेक्स की बात करें तो कुछ ज़्यादा चेंजेस वहाँ पे नहीं है, लगभग सपाट ट्रेड कर रहा है निफ्टी बैंक। और साथ ही इंडिया विक्स को देखें तो जी हाँ, पॉलिसी के पहले थोड़ी सी वॉल्टिलिटी वहाँ पे ज़रूर है, 3% ऊपर है फिलहाल इंडिया विक्स, तो यहाँ पे भी नज़र ज़रूर रखिए क्योंकि ग्लोबल बाज़ारों से काफ़ी वीक हैंडओवर मिला है। उसके बाद हम एक बड़े इवेंट के पहले फिलहाल शांत बैठे हुए हैं, पर उसके बाद देखना होगा कि किस तरफ की चाल आती है। अगर आरबीआई की तरफ से कोई बूस्ट आता है तो निफ्टी बैंक पे रखिएगा खास नजर, क्योंकि 48,000 के ऊपर जा चुका है निफ्टी बैंक। पर फिर से एक बार मार्केट्स पे आते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। और निमेश, आपने राय दी अपनी सभी सरकारी बैंकों पे, पर इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही ढेर सारा स्टॉक और सेक्टर्स पे चर्चा करने के लिए, अपनी राय बताने के लिए। पर एल्केम लैब्स को अगर हम देखें, 2 फार्मा स्पेस से काउंटर जिप्का लैब, ये तो एक अपडेट आपको दिया ही कि ओपनिंग कॉल्स के बाद यहाँ पे कैसे तेजी आई। और साथ ही एल्केम लैब्स कुछ ही समय पहले रत्नेश ने ये दिया था। रत्नेश, क्या यहाँ पे भी टारगेट्स आ चुके हैं या कोई स्टॉप लॉस रिविजन यहाँ पे करना है? नहीं, मैं लेवल बता दूं, पर आई थिंक मैंने अभी नहीं दिया था आज, ये शायद हमारे किसी पोर्टफोलियो लिस्ट ने दिया होगा। जो लेवल रहेंगे ये यहाँ पे अभी 5,066 रुपए तक के जा सकते, तो तेजी तो इसमें बरकरार भी दिखती है। ओके, माफ कीजिएगा रत्नेश। अक्षय, शायद ये एल्केम आपकी कॉल थी क्या? जी बिल्कुल सृष्टि जी, ओपनिंग माफ कीजिए। रिकमेंडेशन था मेरा। तो वही लेवल है 5060 के आसपास टारगेट एरिया है इसका, तो बनाए रखे अगर आपने बाय करा है। अगर आपने मिस आउट करा है तो अभी भी कहूंगा बाय कर सकते हैं आप। स्टॉप लॉस आपका इसमें बनेगा 4940 का। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये आपकी कॉल थी। श्रेय पूरा आपको जाता है। 5060 के टारगेट्स यहाँ पे आप ध्यान रखें। और साथ ही अगर अभी भी नहीं आपने बाय किया है तो फिलहाल यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी फिर भी दिख रही है। पर फार्मा स्पेस पे ही एक बार राय नजर डालेंगे। देखिए, टोरेंट फार्मा 2% की तेजी दिखा रहा है, डॉक्टर रेड्डीज 1.7% की तेजी, औरोबिंदो फार्मा 1% ऊपर है। तो थोड़ी सी जो आज बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा सा एक बैकफुटिंग ले रहे हैं। कल हमने देखा था कि आईटी सामने आया था, अब जो है फार्मा की बारी लग रही है, क्योंकि कई सारे फार्मा काउंटर्स और लार्ज कैप फार्मा स्पेस जो हैं काफी अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी एक काउंटर है जिसमें लगातार हम एक अच्छा एक्शन देख रहे हैं। एक बार रत्नेश इसका चार्ट चेक दीजिए, क्योंकि एयू बैंक कल भी हमने एक अच्छा तेजी देखी थी, आज भी 1% ऊपर है। कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? एयू बैंक देखे तो काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा, हालांकि अभी किसी तरह का रिवर्सल है, हाँ जरूर टेक्निकल बाउंस जरूर यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसी को भी करना है तो वो छोटे स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा मैं। 615 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के, बहुत बड़े टारगेट तो नहीं दिखाई देते मुझे, पर हाँ 650 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं। तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस से पर छोटे टेक्निकल बाउंस के लिए यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। तो बात हो रही थी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, यहाँ पे आप नजर रख सकते हैं। 615 का आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। ऊपर के टारगेट्स आपको रत्नेश ने बताए। पर चलिए इस बीच समझते हैं ऑप्शन में क्या कुछ ट्रेड बन रहा है। फिलहाल रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। तो आज के ऑप्शंस के चैंपियन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश, वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है आज का ऑप्शंस का ट्रेड? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, आज थोड़ा सा फोकस डिफेंसिव की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और थोड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में एक्सपेक्टेड है पॉलिसी के चलते, तो इसीलिए डिफेंसिव पर ही फोकस होगा। डिविस लैब जहां पर लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा मूव यहाँ देखने को मिला है, तो एक फॉलोअप मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इसीलिए डिविस लैब का 3760 का कॉल ऑप्शन, जो करंटली 88-89 रुपीज के रेंज में ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 73 के स्टॉप लॉस है।
पहला टारगेट 108 का होगा एंड दूसरा टारगेट 120 का होगा। इसका लॉट साइज अगर हम देखें तो लगभग 200 का लॉट साइज है इसका, इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज 3,400 का रिस्क है। इन टर्म ऑफ रिवॉर्ड अगर हम देखें तो 6,000 तक के रिवॉर्ड यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम अंडरलाइन की बात करें तो 3800 से लेके 3850 तक की ओर अंडरलाइन हमें सीरीज में डिवीज लैब का मुंह करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, डिवीज लैब यहाँ पे हमने देखा था ब्रोकरेजेस की भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, साथ ही पिछले 2 दिनों से बस कर रहा है, पर अभी भी पसंद आ रहा है निवेश को। ऑप्शंस के जरिए आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, उससे जुड़े पूरे टारगेट्स और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पे हैं। पर आपको ये भी बता दें कि एफएनओ सेगमेंट बेहद रिस्की है। यहाँ पे 10 में से 9 जो ट्रेडर्स हैं उनको नुकसान ही होता है, और एवरेज नुकसान जो है ये करीब 50,000 रुपए का होता है। तो अपना रिस्क ध्यान में रखें, स्टॉप लॉस के साथ ही एंट्री लेने की कोशिश करें अगर आप ले रहे हैं तो ट्रेड। एक कैश मार्केट का स्टॉक है आदित्य, एक बार आप इसका चार्ट चेक दीजिए। उसका नाम है शीला फोम्स। देखिए रियल एस्टेट में तो जबरदस्त तेजी है, पूरा सेक्टर बस कर रहा है, साथ ही हम नए प्रोजेक्ट्स भी देख रहे हैं। बट शीला फोम्स एक ऐसी कंपनी है जो कि मैट्रेसेस बनाती है, इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर है मैट्रेस बनाने में, और एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। देखिए 1000 के पास चल रहा है शीला फोम्स, लगातार गिरावट का शिकार है, पर आज एक तरफा चाल देखने को मिल रही है। बैक टू बैक ओपनिंग टिक्स जो है हम देख रहे हैं शुरुआती सत्र के बाद ही। क्या यहाँ पे कोई बड़े रिवर्सल के संकेत देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही पकड़ा है और काफ़ी सही स्टॉक पकड़ा है। मुझे लगता है कि ये इसका जो आज रिलेटिव स्ट्रेंथ है बहुत ही इम्प्रेसिव है, और स्टॉक एक समय पे बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर था, बट सिंस लास्ट मैनी वीक्स मैनी मंथ्स इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। बट अब ये अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आ गया, जैसे आपने बताया। इसको बाय किया जा सकता है 996 में, स्टॉप लॉस रहेगा 920 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 1040 से लेके 1120 के। तो यहाँ से काफी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है बायर के लिए। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है बायर्स के लिए। तो शीला फॉर्म यहाँ पे आप रखिए नज़र। पर इस बीच हमारे सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, ढेर सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पे चर्चा करने के लिए, क्योंकि कुछ ही समय में हम पॉलिसी का वेट कर रहे हैं, तो उससे जुड़ा पूरा एक्शन आपके सामने रखेंगे। अक्षय, रत्नेश और आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। पर एक जाते आते आप लोग से डिस्क्लोजर भी ले ले। अक्षय, आपको कोई डिस्क्लोजर देना है? जी, जो स्टॉक्स डिस्कस करा है आज हमने, हमारे क्लाइंटों को रेकमेंड करा है हमने कुछ स्टॉक्स, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग है नहीं। ओके, रत्नेश, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? बिल्कुल, कोई जो डिस्कस करे हमने स्टॉक हो सकता है वो क्लाइंटों के पास में हमने रिकमेंड करा हो, और हमारी कंपनी में या मेरे पास भी कुछ हो सकते हैं। ओके, आदित्य, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हो सकता है क्लाइंटों को रिकमेंड किया है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके ही कोई फाइनेंशियल डिसीजन लें। ओके, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए।